ट्रेड में आपका स्वागत है। मैं हूं शरद दुबे और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं अभिषेक सत्यव्रतम और मानसी दवे। आज जो है बहुत इम्पोर्टेंट शो रहने वाला है, एक्शन पैक रहेगा अगले 2 घंटे और जो नज़र रहने वाली है वो रहेगी डोनाल्ड ट्रंप के अनाउंसमेंट्स को लेके, खासकर कि कॉपर इंपोर्ट्स पे क्या अनाउंसमेंट्स आए हैं और फार्मा एक्सपोर्ट्स पे भी जो है क्या टैरिफ्स लग सकते हैं। ऑफकोर्स किस तरह बाजार की चाल रहेगी, किस तरह जो कंसोलिडेशन से क्या बाजार निकलेगा और धीरे धीरे करके कितने सारे लेटर्स जो है ट्रंप जारी करेंगे, शायद उसमें भारत का भी नाम रहेगा। लेकिन ये सारे एक्शंस के पहले जो है हम आपको बता देते हैं कि कैनरा बैंक के इंपॉर्टेंट हेडलाइंस क्या रहेंगे। ट्रंप का बड़ा टैरिफ अटैक, कॉपर इंपोर्ट पर लगाया 50% टैरिफ, वही फार्मा पर 200% टैरिफ का प्लान, ब्रिक्स देशों पर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ की धमकी। आज फोकस में रहेंगी केबल वायर वाली कंपनियां। टैरिफ डेडलाइन पर छूट के मूड में नहीं डोनाल्ड ट्रंप, कहा 1 अगस्त की डेडलाइन में नहीं होगा कोई बदलाव। टैरिफ से इस साल अमेरिका को 30,000 करोड़ डॉलर की आय की उम्मीद जताई। अमेरिकी बाजारों की मिली जुली चाल, डाउ 165 अंक फिसला तो उतार चढ़ाव के बीच नैस्डैक और S&P 500 सपाट बंद। फिलहाल डाउ फ्यूचर्स 50 अंक नीचे, नैस्डैक फ्यूचर्स पर भी 50 अंकों की दबाव। एशियाई बाजारों से सपाट संकेत, गिफ्ट निफ्टी मामूली कमजोरी के साथ 25,600 के पास सपाट। जापान, चीन और कोरिया के बाजारों में भी सपाट कामकाज, लेकिन हांगकांग में करीब 200 अंकों की कमजोरी। यूएस प्रोडक्शन में कटौती के अनुमान से कच्चा तेल 1% चढ़कर $70 के पास। कॉमेक्स पर गोल्ड $3310 और चांदी $37 के पास सपाट। तो घरेलू बाजार में सोना 96,500 लेवल्स और चांदी 1,07,000 के ऊपर। एक दिन की खरीदारी के बाद एफआईआईज ने कल कैश में 26 करोड़ रुपए के शेयर्स बेचे, तो डीआईआईज ने लगातार दूसरे दिन कैश में 1,367 करोड़ रुपए के शेयर्स खरीदे। जून तिमाही में यूनियन बैंक का घरेलू डिपॉजिट 3.5% बढ़कर 12.5 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। घरेलू एडवांस में भी करीब 7% की बढ़ोतरी। Q1 में टाटा स्टील का क्रूड स्टील आउटपुट 5.25 मीट्रिक टन पहुंचा, वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील का क्रूड स्टील प्रोडक्शन 14% बढ़कर 7.25 मीट्रिक टन आया। दो नए एसएमई आईपीओज, स्मार्टन पावर और केमकार्ट इंडिया का आज आखिरी दिन। दोनों ही एसएमई आईपीओ में मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की अवॉइड की राय। और एसएमई आईपीओ ग्लेन इंडस्ट्रीज का आज दूसरा दिन, प्राइस बैंड 92 से 97 रुपए, मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की अवॉइड की राय। बुधवार की सुबह पैक्ड पावर ट्रेड परफॉर्मेंस के लिए तैयार हो जाइए। भारतीय बाजार में कंसोलिडेशन का फेज लगातार 7 सेशन से नजर आ रहा था, लेकिन उसके बाद लास्ट 45 मिनट्स कल के सेशन में काफी दमदार रहे। इंटरेस्टिंग बाइंग इंटरेस्ट जनरेट होता हुआ दिखा। मैं हूं मानसी दवे, मेरे दोनों सहयोगी अभिषेक सत्यव्रतम और शरद दुबे इस वक्त आने वाले 2.5 घंटे में पावर पैक्ड मार्केट का सारा का सारा पूरा लेखा जोखा आपके सामने लेकर हाजिर हैं। और इस वक्त अगर देखेंगे करीब 23 अंकों की बिकवाली आप देखेंगे। गिफ्ट निफ्टी इम्प्लाइड ओपन मिले जुले संकेत एशियाई बाजार से, और इसके पीछे की वजह है डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से लगातार आते हुए टैरिफ अटैक्स, जिस पर विस्तार से आगे बातचीत होगी। लेकिन जब इतनी सारी चीजें और इतनी सारी अनसर्टेनिटीज हैं, इसमें भी एक पॉजिटिव न्यूज़, एक अच्छी न्यूज़, एक इंटरेस्टिंग न्यूज़ आपके लिए लेकर हम आए हैं और उसी से शुरुआत करेंगे। और अभिषेक, शरद, गुड मॉर्निंग। अब तो ब्रिटेन के पूर्व पीएम ऋषि सुनक नौकरी करने जा रहे हैं। शायद वो 70 घंटे करें।
कितना मोटिवेशन है वो देखना होगा। एटलीस्ट इससे हमें तो ऐसा फील हो रहा है कि चलिए ऋषि सुनक जैसी हस्ती भी अब नौकरी करेंगे। गोल्डमैन सैक्स के साथ शायद पहले भी ऋषि सुनक काम कर चुके हैं। हाँ, इनका एक इन्वेस्टमेंट बैंकिंग बैकग्राउंड समर था। ट्रेनिंग के तौर पर उन्होंने काम किया था जब अपना काम जब शुरू किया था ना करियर। लेकिन इनका लिंक्डइन प्रोफाइल कितना शानदार रहेगा। सर्कल ये सर्कल आपने बोला ना, लिंक्डइन प्रोफाइल क्या शानदार रहने वाला है। इन्होंने काम किया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, फिर प्राइम मिनिस्टर बने, पॉलिटिशियन बने। भारत में ये पॉसिबल मतलब ये तो नहीं है। ये यहाँ पर नहीं होगा। यहाँ पर आपने कभी सुना है कि कोई प्रधानमंत्री जाके फिर जॉब करे? हाँ, हमने ये सुना है कि हाँ आरबीआई गवर्नर ये रघुराम राजन थे, उर्जित पटेल, फिर ये चले गए प्रोफेसर बन के पढ़ाने का, प्रोफेसर एडवाइजर, ये सब रोल्स होते हैं। एक बार पॉलिटिशियन बन जाए फिर ये सब काम करने की जरूरत ही नहीं है। वैसे सुनने में ये भी आ रहा है कि करीब 1,70,00,000 रुपए की सैलरी मिलती है वहां पर एडवाइजर्स को। तो सैलरी वाली तो ठीक ही होगी वैसे, बट देखिए अच्छी चीज है ये। हाँ, ये काम तो कर रहे हैं कि काम करना पड़ेगा। और ये भी चीज होती है कि आप चाहे जहां पहुंच जाइए, हमेशा आपको ओपन रहना चाहिए नई अपॉर्चुनिटीज को लेकर, नए एक्साइटमेंट को लेकर, और कहीं कोई रोड ब्लॉक नहीं होना चाहिए कि अच्छा अब ये कर लिया अब ये नहीं करेंगे। कोई भी चीज छोटी या बड़ी नहीं होती है। और उसी के साथ अच्छा ये लगता है कि इंडियन ओरिजिन के ऋषि सुनक, और जैसे शरद बता रहे हैं उनके सोशल मीडिया हैंडल्स, इनके लिंक्डइन प्रोफाइल्स भी अगर आप देखेंगे, लगातार वो जो डेवलपमेंट्स करते हैं उस पर विस्तार से वो बताते हैं। उनकी टीम जो है वो सारी पोस्ट ऋषि सुनक यंग है अभी, तो उनका करियर मतलब कहाँ, अभी तो 45-50 की एज होगी इनकी। अभी वो मैच भी हुआ था इंडिया इंग्लैंड का, जो आई थिंक उन्होंने देखा था, और आईपीएल मैचेस में भी बहुत आते हैं आजकल, आरसीबी वाले मैच में भी थे बहुत। तो वहां देखिए ब्रिटेन में बहुत आम है शरद ये, वहां पर आपको पीएम कई बार दिख जाएगा कि मेट्रो में सफर करता हुआ। तो कोई आश्चर्य वाली चीज नहीं है। हमें लग रहा है कि अच्छा वो इतना बड़ा पॉलिटिशियन हो के प्रधानमंत्री बन के फिर से जॉब, बट गोल्डमैन सैक्स में वो जो बड़ी बड़ी कंपनीज है मल्टीनेशनल्स, उनको वो सलाह देंगे, एज ए कंसल्टेंट की भूमिका में रहेंगे, सलाहकार हैं, कोई 9 to 5 जॉब नहीं करने जा रहे हैं। पेरोल में थोड़ी होने वाले। तो अच्छी चीज है, हेडलाइंस की तरफ बढ़ते हैं और ट्रिगर जरा बता देते हैं क्या है ट्रिगर। बड़ी बात है शरद, आज के लिए क्या होने वाली है, उसके बाद विदेशी बाजार के संकेत भी जानेंगे, बताइए। जी बिल्कुल, अगर बड़ी बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पे जो है मार्केट्स पे जो है निफ्टी जो है आप देखिए तो रेंज बाउंड रहा है, 7 दिन का कंसोलिडेशन तो चल ही रहा है। लेकिन अगर ट्रिगर्स की बात करें तो ऑफकोर्स यहाँ पे ट्रम्प की अनाउंसमेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात रहने वाली है। ग्लोबल ट्रिगर्स की यहाँ पे बात करें, इंपोर्ट ड्यूटी जो लगा है 50% कॉपर पे लगा है, तो ऑफकोर्स वायर केबल स्टॉक्स, हिंदुस्तान कॉपर जैसे स्टॉक्स पे भी जो है हमारी नज़र रहने वाली है। ट्रम्प ने ऑफकोर्स कहा है कि आने वाले जो दिन में 2 दिन में 7 लेटर वो जारी करेंगे, फिर बाकी के और 7 लेटर जारी करेंगे। अब वो कंट्री स्पेसिफिक जो है अनाउंसमेंट भी न्यूज़ क्लोज करने लगेंगे, तो उस पर भी बाज़ार की जो है ओवरऑल नतीजे जो है लगने लगेंगे। लेकिन इसके अलावा अगर हम बात करें तो हम कहेंगे कि अब JSW स्टील के ऑपरेशनल अपडेट जो है यहाँ पे देखें तो यहाँ पे जो है अब तक स्ट्रेंथ देखने मिला है। यूनियन बैंक की भी बात करें तो यहाँ पे एडवांसेस लगभग 7% बढ़ा है। डाउ जोन्स नीचे बंद हुआ है, 165 अंक नीचे बंद हुआ है। तो धीरे धीरे करके ऑफकोर्स ग्लोबल मार्केट्स में वॉलेटिलिटी है, लेकिन अभिषेक रेंज बहुत छोटा जो आप बता रहे थे, गिफ्ट निफ्टी 25,600 लेवल्स के पास है, तो उस पर भी जो है नज़र रहने वाली है। कॉपर की तो बात हो गई, लेकिन जो धमकी आई है वो फार्मा सेगमेंट से आई है कि 200% टैरिफ लगा सकते हैं, लेकिन ये लगाएंगे अभी नहीं, 12 से लेकर 18 महीने में। तो किस तरह फार्मा स्टॉक्स या कॉपर रिलेटेड थीम वाले स्टॉक्स पे जो एक्शन होता है उस पर हमारी जो है पूरी नज़र रहेगी। ऑफ कोर्स इसके अलावा जो है मानसी, आप किस तरह देख रहे हैं यहाँ पे ग्लोबल क्यूज़ का क्या सेटअप हो रहा है? बिल्कुल अभी शरद, इनफैक्ट 2 हिस्सों में, एक तो टैरिफ सिनेरियोज और दूसरा ग्लोबल फ्रंट पर क्या हो रहा है, इस तरह से बांट लेते हैं विदेशी बाजार के संकेतों को। और सबसे पहले टैरिफ सिनेरियोज की ही अगर बात करें, डोनाल्ड ट्रंप ने कहेंगे कोई पत्र व्यवहार नहीं किया। कल जो लेटर्स भेज रहे थे वो टैरिफ लेटर्स उन्होंने कोई भेजे नहीं, और वो कट कॉपी पेस्ट हुआ था लास्ट टाइम 2-3 कल जो हम देख लिए थे। हाँ, लेकिन ये भी है कि हाँ उम्मीदें थी और उस पर अटकलें लगातार थी, और ईटीना स्वदेश अपने एक्सक्लूसिव भी चलाकर बता रहा था कि इंडिया और यूएस के बीच भी ट्रेड टॉक्स में कुछ अनाउंसमेंट्स आ सकते हैं। और वो वही समय था जब मार्केट में भी कल रिकवरी आई थी, लास्ट 45 मिनट्स। हाँ, वही जानना है कि कल रात 9 से 10 बजे ट्रेड डील आया कि नहीं आया?
देखिए अब डोनाल्ड ट्रंप ने ना जगह बहुत रखी Exactly. है, यहाँ से हम नेगोशिएशन करेंगे। वो 90 दिनों का जो मियाद थी वो मियाद तो आज खत्म हो गई, लेकिन उसे भी अब मानकर नहीं चल सकती क्योंकि 1 अगस्त तो फिर से एक्सटेंड कर दिया। तो डोनाल्ड ट्रंप तो जाने जाते हैं, नेगोशिएशन के लिए विंडो ओपन रखी है और उसके साथ साथ अब कह रहे हैं कि चलिए इस तरह से ब्रिक्स और ब्रिक्स के अलावा जो ब्रिक्स के इतर जो एक देश और है धमकी आया 10% एक्स्ट्रा। के। कितना टैरिफ लगेगा इसको लेकर बड़ा कंफ्यूजन है। देखिए हाँ। बेसलाइन टैरिफ लग रही है 10% की अभी भारत पे, ठीक है। 26% उन्होंने 2 अप्रैल को लगाया जिसको होल्ड पे डाल दिया। Yes. अब वो कह रहे हैं कि ब्रिक्स पे 10% एडिशनल टैरिफ लगाएंगे। और भारत ब्रिक्स का तो अगर पार्ट मान है। लीजिए वो 26% को रिस्टेट करते, उसमें कोई बदलाव अगर नहीं करते हैं और 10% और लगाते हैं, तब तो मामला और गंभीर हो जाएगा। 36% तो ये बड़ा कंफ्यूजन वाली स्थिति है। आज होपफुली आज शायद कोई डील आ जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप का कल स्टेटमेंट भी आया था कि भारत से जल्दी डील letters करने आने वाले वाले हैं। हाँ, इनफैक्ट आज शाम को उन्होंने ट्रुथ सोशल पर भी अब लिखा है कि कुछ अनाउंसमेंट्स वो करेंगे हमारे परेशान उनके कर रखा है हिसाब वहाँ से। बात तो सही है। अब ये और ट्विटर पे भी अपडेट नहीं डालते, इलन मस्क से वो खफा हैं, तो ट्रुथ सोशल में पहले जाता है, social। फिर 2 मिनट के बाद ट्विटर पे अपडेट दिक्कत ये मारते है हैं। शरद की पहले दिन भर अपने बाजार देखो, रात को यूएस देखो, और सुबह उठ के ट्रुथ सोशल भी देखो कि उन्होंने ट्रुथ क्या सोशल किया भी है। देखो। लेकिन चलिए क्विकली बता देते हैं। टैरिफ अटैक तो है, कॉपर इंपोर्ट पर 50% टैरिफ लगाया, वहीं फार्मा पर 200% टैरिफ का प्लान किया है और ब्रिक्स देशों पर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ की भी धमकी है। और इसी के चलते आज कई सारे स्पेसेस हैं जो फोकस पे रहेंगी। टैरिफ डेडलाइन पर छूट के मूड में फिलहाल तो डोनाल्ड ट्रंप नहीं नजर आ रहे हैं। 1 अगस्त की जो डेडलाइन है उसमें कोई बदलाव नहीं करने की बात ट्रंप की तरफ से आती हुई दिखी। और इस साल टैरिफ फ्रंट पर जिस तरह से टैरिफ रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाए गए हैं, यूएस को बड़े रेवेन्यूज इससे मिलने की उम्मीद है। तो इसी के चलते काफी हद तक वो स्ट्रिक्ट नजर आ रहे हैं। एटलीस्ट 1 अगस्त की डेडलाइन को तो मेंटेन करेंगे, ऐसा इस वक्त अभी फिलहाल कह रहे हैं। लेकिन इससे अमेरिकी बाजार की चाल की अगर बात करें, कल भी हमने देखा बिकवाली का दबाव था और इसी के चलते डाउ में करीब 165 अंकों की गिरावट नजर आई। उतार चढ़ाव के बीच ही नैस्डैक और S&P 500 भी ऑलमोस्ट फ्लैट ट्रेंड दिखा रहे थे। और उसके अलावा एशियाई बाजार में इस सुबह अगर देखेंगे कमजोर संकेत जरूर नजर आ रहे हैं। गिफ्ट निफ्टी 25 अंक की बिकवाली तो दिखाई रहा है, 25,586 के लेवल्स के आसपास यहाँ पर कामकाज देखने को मिल रहा है। और साथ ही जापान के बाजार है, निक्केई वो सपाट है, कॉस्पी में करीब 25 अंकों का दबाव है। तो ऑल इन ऑल सेंटिमेंट खराब हुए जरूर है क्योंकि काफी सारी कंफ्यूजन है और काफी हद तक रेसिप्रोकल टैरिफ अनाउंसमेंट्स को लेकर एक के बाद एक अनाउंसमेंट्स होते हुए नजर आ रहे हैं। और डोनाल्ड ट्रंप जो अपने कदम उठा रहे हैं उसका असर जो है वो नजर आ रहा है। इसके अलावा अगर आप देखें अन्य संकेतों की अगर मैं बात करूं, कच्चे तेल की चाल और साथ ही एनर्जी पैक की अगर बात करें, कच्चे तेल में 2 हफ्ते की ऊंचाई के पास कारोबार है, $70 अब बैरल के आसपास ब्रेंट क्रूड कामकाज करता हुआ। सोने चांदी की चाल में भी अगर आप देखेंगे विदेशी बाजार में हल्का फुल्का एक्शन मूवमेंट जरूर नजर आ रहा है, लेकिन सुरक्षित निवेश के तौर पर जितना होना चाहिए उतना सोने चांदी को मोमेंटम मिल नहीं रहा है। घरेलू बाजार में भी इसी तरह के सेंटिमेंट्स है, लेकिन खास तौर से कॉपर, मेटल, फार्मा ये सेक्टर्स है जिस पर खास तौर से आपको नजर रखनी चाहिए। 10 ईयर बॉन्ड यील्ड 4.4% और डॉलर इंडेक्स जो है वो 97-98 के आसपास इस वक्त। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से जो अनाउंसमेंट्स आए हैं इसके ठीक बाद एक ग्लोबल वॉइस जो हमें इसके सारे रैशनल समझा सके ये जानना बेहद ज़रूरी है। और इसी के चलते हमारे साथ राजीव अग्रवाल जी जुड़ गए हैं, दूरदर्शी इंडिया फंड के। राजीव जी बहुत स्वागत है ET नाउ स्वदेश पर आपका। अपना समय देने के लिए सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया। मानसी दिस साइड, टैरिफ अनाउंसमेंट्स को लेकर हर दिन कुछ ना कुछ नया निकल कर आ रहा है। इस पूरे के पूरे सिनेरियो पर आपका फर्स्ट टेक पहले तो जानना चाहेंगे। देखिए एक्चुअली होता क्या है, डोनाल्ड ट्रंप लाइक्स टू नेगोशिएट, जो आप कह रहे थे पहले, और द प्रॉब्लम इज कि वो नेगोशिएट पब्लिक में कर रहे हैं। इसलिए उनके सारे जो पैतरे होते हैं कि आज हम ये करेंगे, कल हम ये करेंगे, वो उनकी नेगोशिएशन स्टाइल है। बट बिकॉज वो प्रेसिडेंट हैं यूएस के, तो देयरफॉर हर जो भी वो अपना जो भी उनका प्रपोजिशन होता है वो सब लोग बड़ा सीरियसली लेते हैं। बट इस समय जो मुझे लगता है वो ये है कि क्लियरली यूएस गवर्नमेंट थोड़ा सा ट्रेड इम्बैलेंस को मैनेज करने की कोशिश कर रही है, विच मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत जरूरी है यूएस गवर्नमेंट के लिए। कैसे कर रही है, किस हिसाब से वो जा रही है, कैसे कंट्री से नेगोशिएट कर रही है, उसमें हमारा सबका अलग अलग व्यू हो सकता है। बट ये जो ड्राइव है यूएस गवर्नमेंट की कि हम ट्रेड डेफिसिट को कम करें, मेरे हिसाब से वो जरूरी है यूएस गवर्नमेंट और यूएस इकोनॉमी के लिए। और वो होपफुली इस साल सारा कुछ रिजॉल्व हो जाएगा। ठीक है,
राजीव जी, अब ये बताइए कि बातें चल रही हैं, नेगोशिएशंस हो रहे हैं और 26% टैरिफ का अनाउंसमेंट तो किया था। और अगर हम ट्रेंड देखेंगे तो जो बाकी जो एशियन कंट्रीज हैं कोई ज़्यादा बदलाव है नहीं। बांग्लादेश पर 37% का टैरिफ था, 35 का अनाउंसमेंट आया है। अगर हम कोरिया की बात करें 25% का आया है। जापान पर पहले 24% था, 25% का आया है। तो कोई चेंजेस हम देख नहीं रहे हैं। हालांकि पहले ऐसे संकेत मिले थे कि भारत और अमेरिका के बीच में 15 से 20% के बीच में कोई टैरिफ को लेकर एक सहमति बन सकती है। आप के हिसाब से आपकी कैलकुलेशन क्या कहती है सर? देखिए, एक्चुअली इस समय मेरे ख्याल से सबसे ज्यादा जो ट्रम्प जिनको फोकस कर रहे हैं वो कंट्रीज जहां पे सबसे ज्यादा डेफिसिट है ना। तो जैसे अपन ने जापान को देखा या कोरिया को देखा, वहां पे डेफिसिट यूएस का काफी ज्यादा है, या चाइना को देखा। इंडिया टॉप 10 ट्रेड डेफिसिट में 10th नंबर पे आता है, जहां यूएस का ट्रेड डेफिसिट इंडिया से है। और क्लियरली इंडिया और यूएस के जियोपॉलिटिकल व्यूज काफी मिलते हैं, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सॉफ्ट ग्लव अप्रोच रहेगी। और मुझे ये भी लगता है कि ये मल्टीपल स्टेप्स में होगा। तो फर्स्ट स्टेप विल बी जहां पे हमारी सहमति है, वो वाला ट्रेड एग्रीमेंट होगा। और बिकॉज ट्रेड एग्रीमेंट में काफी टाइम लगता है और ये बड़ा शॉर्ट विंडो है 90 डेज का जिसमें ये डेडलाइन थी, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसमें इंडिया यूएस के साथ एग्रीमेंट होगा, वो लिमिटेड एग्रीमेंट होगा ऑन सर्टेन थिंग्स, और बाकी चीजों के लिए ग्रेजुअली वो प्रोसेस होती रहेगी। पर मुझे ऐसा लगता है कि यूएस और इंडिया एग्री कर लेंगे इन टर्म्स ऑफ व्हाट विल बी द टैरिफ। और मुझे ये भी लगता है कि यूएस थोड़ा सा लीनियंट होगा इंडिया की तरफ, बिकॉज अपनी वो सप्लाई चेन अभी फ्रॉम चाइना मूव करने की कोशिश कर रहे हैं वो। बिल्कुल राजीव जी, लेकिन भारत को लेके जो नेगोशिएशन की बात हो रही है, ऑफ कोर्स भारत ने अपने ट्रेड की एक डेलीगेशन भी थोड़े दिन पहले भेजे थे और बातचीत हुई थी, लेकिन कुछ कॉन्क्रीट समझ में नहीं आया। यहाँ पे जो है हमारे ट्रेड डेलीगेशंस जा रहे हैं, बातचीत करें, तो आपको लगता है कि और भी बातचीत में जो है समय और जा सकता है जिस तरह नेगोशिएशंस आ रहे हैं? क्योंकि देखिए अभी तक भारत को लेटर आया नहीं है। एक्सपेक्टेशंस है कि 48 घंटे में 14 देश में जो है लेटर्स आए। तो इस तरह से आप क्या देखते हैं कि भारत में और डिले देखने मिल सकता है जब तक फाइनल डील नहीं आ जाता? बिल्कुल, वो भी हो सकता है। देखिए, अब उन्होंने पहले जो जुलाई 9th क्या डेडलाइन था, उसको 1 अगस्त तो हो ही गई है वो। तो यदि पहली बात तो लेटर नहीं आना इज अ बिग पॉजिटिव, कि लेटर नहीं आया है, तो कम से कम एटलीस्ट वो 10% जो था वही चल रहा है इन द इंटरिम। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि गिवन कि इतना इंटेंस नेगोशिएशन हुआ है लास्ट 90 डेज में, काफी कुछ एरियाज में जो हमें मीडिया के थ्रू इंफॉर्मेशन मिली है, वो यही है कि भाई काफी पॉइंट्स में हमारी सहमति है, बट देयर आर फ्यू एरियाज जहां पे कि पॉलिटिकली इट इज नॉट एडवाइजेबल कि वहां पे हम यूएस के हिसाब से चल पाए। तो वहां पे आई थिंक थोड़ा और नेगोशिएशन होगा, और ये पॉसिबल है कि वो नेगोशिएशन 1 अगस्त तक ना कंप्लीट हो पाए और वो वाले चलते रहे। पर मेरे हिसाब से जैसे इंडिया बीच में भी ट्राई कर रहा था बाकी इकोनॉमी से कि हैव अ क्विक डील, फर्स्ट डील जो जहां सहमति है उस पर कर लो, और फिर नेक्स्ट कंटिन्यूअसली नेगोशिएट करते रहो फॉर नए एलिमेंट्स या रिमेनिंग एलिमेंट्स। तो वही मेरे ख्याल से अप्रोच यूएस भी लेगा, बिकॉज एक जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि यूएस की अभी बहुत ज्यादा ट्रेड डील्स हुई नहीं है ना। तो देयरफॉर यूएस भी ये कोशिश करेगा दिखाने की कि देखो हमारी ट्रेड डील होती जा रही है, ताकि बाकी कंट्रीज भी कोशिश करें और उसको रैप अप करें। तो मुझे ऐसा लगता है कि गिवन दैट इंडिया यूएस का कुछ ना कुछ एग्रीमेंट हो जाएगा, यदि जुलाई 9 तक नहीं होता तो बाय अगस्त 1, और वही मार्केट भी एक्सपेक्ट कर रहा है। बिल्कुल राजीव जी, आपका बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और इस वक्त न्यूयॉर्क से आप जुड़े हैं, रात के 11 बज रहे होंगे। शुक्रिया इस वक्त भी अपना कीमती समय हमें देने के लिए और आपकी सारी की सारी एनालिसिस रैशनल हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। चलिए, तो विदेशी बाजार के संकेतों के साथ साथ एक ग्लोबल वॉइस और उनका क्या कहना है ये भी विस्तार से हमने आपको बताया। अब फटाफट से भारतीय बाजार की तरफ रुख करते हैं। और भारतीय बाजार के कल के सेशन को अगर याद कीजिएगा तो कल कंसोलिडेशन था और फ्लैट कामकाज दिख रहा था। जब क्लोजिंग कॉल की शुरुआत हमने की थी 2 बजे, तब भी हम ये कह रहे थे कि बाजार जो है बिल्कुल हिलने का नाम नहीं ले रहा है। लेकिन लास्ट 45 मिनट्स में क्या हुआ,
बाइंग इंटरेस्ट देखिए कितना इंटरेस्टिंगली डेवलप होता हुआ दिखा। बैंक निफ्टी तो संभाल ही रहा था, लेकिन निफ्टी भी 25,500 के पार चला और उसके बाद क्लोजिंग भी 25,500 के पार ही कर दिखाई। लेकिन एफआईएस ने वायदा में शॉर्ट पोजीशंस आज भी बढ़ाई है। सो एफआईएस, डीआईएस, विदेशी संस्थागत निवेशक, घरेलू संस्थागत निवेशक के आंकड़े इस वक्त आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, और साथ ही भारतीय बाजार की चाल पर विस्तार से निफ्टी और बैंक निफ्टी पर भी स्ट्रैटेजी एक बार स्ट्रैटेजाइज कर लेते हैं। अभिषेक, आज भी क्या कंसोलिडेशन, फ्लैट कामकाज, इसी तरह से शुरुआत की उम्मीद है, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी से इंडिकेशंस तो कुछ ऐसे ही मिल रहे हैं। मानसी बिल्कुल हाँ, वैसी उम्मीद करके चलिए जब तक कुछ अपडेट नहीं आता है ना ट्रेड डील को लेकर, क्योंकि सब लोग वेट कर रहे हैं कि ट्रेड डील को लेकर क्या कह रहे हैं ट्रंप। अब वो धमकी भरे स्वर भी आ रहे हैं कि ब्रिक्स देश पर 10% का टैरिफ लगाएंगे, तो बाजार भी वेट एंड वॉच के मूड में है। अब कल के लास्ट हाफ एन आवर के जो ट्रेड हमने देखे, जो एक स्पाइक अप आया है, ज्यादा उसको कुछ रीड नहीं करना चाहिए, बट ये जरूर है कि देखिए बाजार कमजोर नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, बाजार नीचे नहीं गए हैं। जी बिल्कुल, तो मान के चले 8वां दिन होगा कंसोलिडेशन का। आज कंसोलिडेशन का मुझे लगता है लास्ट डे होगा, और कल कुछ आज रात या कल ट्रेड डील पर कुछ ना कुछ निकल के तो जरूर आएगा। अब ये फार्मा वाली देखिए धमकी जैसी है शरद, ये मतलब 200% टैरिफ अफोर्ड कर सकते हैं आप, कैसे करेंगे? वो भी जेनरिक में जो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आप 60% तो इंपोर्ट कर रहे हो ना, कहां से करोगे? उसमें भी 1 साल की मियाद की बात, 1 से 1.5 साल की। तो ये ना मुझे लगता है कि अगर फार्मा स्टॉक्स अगर आज गिरते हैं ना, तो बाइंग का मौका होगा ये। नीचे अगर आए फार्मा स्टॉक्स, बढ़िया स्टॉक्स आपके लिए ना स्टॉक पिकिंग का मौका होगा। ये पॉसिबल नहीं है। आपके यहाँ इंफ्रा है क्या फार्मा के लिए? नहीं है, तभी तो आप इंपोर्ट कर रहे हो। 60% इंपोर्ट कर रहा है अमेरिका। तो ये सिर्फ धमकी वाली बात है, और नीचे अगर आए तो मुझे लगता है कि बाइंग का मौका है। और ट्रंप ये मुझे लगता है तीसरी बार कह रहे हैं कि फार्मा पर टैरिफ लगाएंगे। हाँ। थर्ड टाइम, मुझे अच्छे से याद है। अब तक कुछ नहीं हो पाया, अब तक कुछ हुआ नहीं, तो आप कर पाने की स्थिति में नहीं है। धमकी वाली चीजें हैं, ये देखने वाली चीज होगी कि आज एक्शन क्या होता है फार्मा स्टॉक्स में। नीचे है तो मुझे लगता है बाइंग का मौका होगा। 1.5 साल बाद देखी जाएगी, जो होगा। तब तक तो पैसे बनेंगे बाजार में। हाँ, तो ये एक चीज जरूर होगी। कॉपर वाली चीज जरा समझनी होगी कि कॉपर वाले में क्या होता है। अब हमारे लिए बेंचमार्क जो है एलएमई है। कॉमिक्स पर प्राइसेस बढ़े हैं, एलएमई पर गिरे हैं। तो ये सेंटिमेंट के लिहाज से हो सकता है कि थोड़ा सा आपको लगे शुरुआत में कि कॉपर वाले जो केबल वायर कंपनी है थोड़े प्रेशर में आ सकते हैं, बट अल्टीमेटली वहां पे रिकवरी आ जाएगी अगर ऐसा होता भी है तो वहां पर भी ज्यादा कुछ आपको ना चिंता करने की जरूरत नहीं है। प्रोडक्शन वगैरह भी हम देख रहे हैं कि ठीक ठाक ही कॉपर का। और अभी मैं चेक कर रहा था कि कॉपर के जो बड़े प्रोड्यूसर्स कौन है, तो आपके ना आएगा, मतलब चिली है, कॉन्गो है, पेरू है, चाइना है, ये बड़े प्रोड्यूसर्स हैं कॉपर के। और सप्लाई आपके यहाँ बढ़ जाएगी, कोई टेंशन की बात नहीं है। अमेरिका बड़ा प्रोड्यूसर है बट इनसे कम है, 6ठे नंबर पर अमेरिका आता है। और चिली के और इनके मुकाबले बहुत छोटा है। चिली 5.3 मिलियन मीट्रिक टन प्रोड्यूस कर रहा है, अमेरिका छोटा प्लेयर है। तो आप लगाइए टैरिफ, देखते हैं क्या होता है। ये तमाम चीजें आगे देखने वाली होंगी। एफआईज की बात करते हैं शरद, क्योंकि एफआईज के कल का जो सत्र रहा है ना, 26 करोड़ रुपए की छोटी सी सेलिंग हुई है कैश में। स्टॉक फ्यूचर्स को जोड़ दें तो टोटल आंकड़ा करीब 1700 करोड़ रुपए के आसपास का बैठता है। तो कोई ऐसा डिसाइसिव ट्रेंड नहीं है, मतलब एफआईज भी वेट एंड वॉच वाले मोड में। और अभिषेक, निफ्टी बैंक की क्या स्ट्रैटेजी रहेगी? ऑफ कोर्स यहाँ पे कोई ज्यादा ट्रेड बने नहीं है, मौके अब 10 दिन हो चुके हैं। आज भी लगता है आज फाइनल डे होगा वेट एंड वॉच का। क्या लगता है निफ्टी बैंक दोनों पे बताएं? ये तो इनफैक्ट सैंडविच सेशन है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी, अब आने वाले कल में वीकली एक्सपायरी निफ्टी की। रिजल्ट्स टीसीएस तो मूव करेगा ना, वेटेज लगता है करीब 0.4% का वेटेज है निफ्टी में टीसीएस का। तो वो थोड़ा सा कल से ही जो मूव आना होगा ना वो आएगा। आज में लगता है कि आखिरी दिन होगा ये कंसोलिडेशन का, ज्यादा कुछ होगा नहीं। बाजार में स्टॉक स्पेसिफिक जो रह रहा है उसके लिए मौके बन रहे हैं। और 24,400 पर निफ्टी के लिए अच्छा सपोर्ट है, और ये सपोर्ट हमने अच्छे से रिस्पेक्ट होते हुए भी देखे हैं निफ्टी के लिए। 25,400 माफ कीजिएगा, ये बार बार गलती हो जा रही है। रेजिस्टेंस की जो जोन है वो है 25,600 और 25,700 की। ये निफ्टी इसके ऊपर अगर निकलता है, 25,700 के ऊपर अगर निफ्टी निकला तो फिर 26,000 तक कोई ऐसी बाधा दिख नहीं रही है। कमजोरी का कोई संकेत नहीं है, निचले स्तर पर बाइंग हो रही है। निफ्टी बैंक की अगर हम बात करें तो निफ्टी बैंक में हमने देखा कि कोटक बैंक से सपोर्ट मिला कल के सत्र में, और 12 में से 6 शेयरों में कल हमने तेजी देखी। 6 शेयर गिरावट के साथ बंद हो रहे थे। निफ्टी बैंक में 56,800 का एक बढ़िया सपोर्ट है, और रेजिस्टेंस की बात करें 57,500, इसमें भी एक रेंज है। लेकिन निफ्टी बैंक मजबूत है, रिकॉर्ड हाई से अगर आप देखेंगे तो कितना 0.7% ही दूर है निफ्टी बैंक।
तो ज़्यादा कुछ टेंशन की बात नहीं है, बाजार में स्ट्रेंथ है, मजबूती है, बस थोड़ा सा ना वेट हो रहा है कि एक बार ये टैरिफ वाला जो हैंगओवर है निकल जाए, पास हो गए, फिर बाजार अपनी गियर लगाएगा अपनी 5वें गियर में, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर नतीजे अगर अच्छे आ गए तो फिर आप रफ्तार को बढ़ते हुए देखेंगे। तो ओवरऑल माहौल ठीक ठाक दिख रहा है। शरण हमारे साथ जुड़ गए हैं स्टूडियो में। शरण, गुड मॉर्निंग, बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। आप किस तरह से देख रहे हैं बाजार को और आपके हिसाब से आज इंडेक्स में क्या ट्रेड लेना चाहिए? तो गुड मॉर्निंग अभिषेक, गुड मॉर्निंग मानसी, गुड मॉर्निंग शरद। आपने काफ़ी सही कहा अभिषेक जी, अगर टैरिफ की न्यूज़ आती है तो मुझे लग रहा है ये लास्ट 1 या 2 सेशन है जो ये लेवल्स पे मार्केट रह सकता है। जैसे मैंने लास्ट मंडे किया था, मार्केट आपको 25,300 लेवल दिखा सकता है। मेरे से फ्राइडे का लो 25,330 और टच किया था निफ्टी ने, और वहाँ से काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई। कल के सेशन में भी लास्ट 30-45 मिनट्स में काफ़ी अच्छी रिकवरी दिखाई है। अब मार्केट अगर 25,550 के ऊपर ट्रेड करता है फॉर 15, 20, 30 मिनट्स और एक भी अच्छा कैंडल बनाता है तो मेरे लिए तो वो एक ब्रेकआउट माना जाएगा और आपको निफ्टी प्रीवियस स्विंग हाई 25,700 के लेवल्स दिखा सकता है। सपोर्ट अगेन 25,400 बहुत अच्छा है। बैंक निफ्टी काफ़ी पॉजिटिव है, मैं काफ़ी समय से कह रहा हूँ बैंक निफ्टी को आउट परफॉर्म करेगा, और जिस हिसाब से मूव कर रहा है मुझे लग रहा है वो तैयार हो रहा है एक न्यू ऑल टाइम हाई के लिए। 58,500 के लेवल दिखा सकते हैं। 58,500 ठीक है। निफ्टी बैंक स्ट्रेंथ है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो शरण, जरा ये बता दीजिए कि फिर स्टॉक्स में आपके हिसाब से मौके कहां पर बनेंगे आज? तो कल अभिषेक जी मैंने काफ़ी अच्छी मूवमेंट देखी बैंक्स में, रियल्टी में काफ़ी अच्छे रिवर्सल देखे, सारे ही स्टॉक में लोअर लेवल से अच्छा खासा रिवर्सल देखा है। एफएमसीजी में एक री रेटिंग हो रही है, काफ़ी अच्छे फंडामेंटली भी अपग्रेड्स आ रहे हैं, और जिस हिसाब से मुझे चल रहा है जो टैक्स कट है और जो रेट कट है उसके बेनिफिट अभी आगे वाले क्वार्टर्स में आ सकते हैं। तो आज मेरे तीनों स्टॉक ये 3 सेक्टर से है। पहला बैंकिंग से एसबीआई बैंक आप खरीदे करंट लेवल्स पे, स्टॉप लॉस रखिए 798 ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस, टारगेट रहेगा 828 टू 843। सेकंड रहेगा रियल्टी स्पेस से डीएलएफ, आप बाय कीजिए करंट लेवल पे, स्टॉप लॉस रखिए 823 ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस, टारगेट रहेगा 863 और 888। और थर्ड रहेगा डाबर, काफ़ी समय के बाद बहुत अच्छा मूवमेंट दिखा रहा है और अभी अपने 200 डे मूविंग एवरेज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। जिस हिसाब से प्राइस एक्शन है मुझे लग रहा है एक बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट के लिए रेडी हो रहा है। तो आप करंट लेवल पे बाय कीजिए, स्टॉप लॉस रखिए 500 ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस, टारगेट रहेगा 526 टू 540। ठीक है। डाबर, डीएलएफ और एसबीआई, ये 3 शेयर हैं शरण जी के फोकस में। एसबीआई इंटरेस्टिंग है, एसबीआई पर कुछ भी सुनना और ऊपर के टारगेट सुनना अच्छा लगता है। शरण 820 पार कर लेगा ये? या डेफिनेटली 825 के तो ऊपर बहुत ही अच्छा ब्रेकआउट देखने को मिल सकता है। बट 820 तो पार हो पहले। हो जाएगा हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करके चलेंगे कि एसबीआई पार करेगा। वैसे बैंकिंग कोई ऐसी प्रॉब्लम है नहीं, और जो बेनिफिट्स मिल रहे हैं अभी मिलने हैं। रेट कट का पूरा इम्पैक्ट नहीं आया अभी बैंकिंग सेक्टर के लिए। मॉनसून अच्छा है, ये तमाम चीज़ें ठीक दिख रही हैं। क्रेडिट ग्रोथ वगैरह, अभी जो अपडेट्स भी आए बैंकिंग में ना वो भी ठीक ठाक आए हैं। ठीक है, लेकिन चलिए आगे बढ़ने से पहले जरा ये जान लेते हैं कि आज खबरों के दम पर कौन से शेयर फोकस में रहेंगे। शरद, आज भी अपडेट्स वाले शेयर ज़्यादा होंगे? अपडेट्स वाले हैं, और ट्रम्प वाले जो शेयर्स अब वो भी आने लगे। टॉप 10 जो हम करते हैं इसमें 3 या 4 स्टॉक्स तो ट्रम्प के भी रहते हैं इम्पैक्ट के। तो ट्रम्प हमारा जो काम है वो हल्का कर देता है एक्चुअली। मैं सुबह तो हम बातचीत भी कर रहे थे ना कि आखिरी बार कब हुआ था कि हमने ट्रम्प का नाम ना लिया हो। वही देखिए, ट्रम्प आ गया पहले स्टॉक से न्यूज से। अब तो शरण भी अभी बता रहे थे कि तारीख पे तारीख की तरह टैरिफ पे टैरिफ टैरिफ पे टैरिफ टैरिफ पे टैरिफ। और ट्रम्प को तारीख और टैरिफ और साथ ही तारीफ दोनों की ही आदत है, उनको तारीफ भी पसंद है। गजब शख्सियत है ट्रम्प, भाई। तारीख, टैरिफ, ये 3 T's चलते रहेगा पूरे दिन। लेकिन चलिए और स्टॉक्स पे भी नजर डाल देते हैं। Q1 अपडेट्स पे बात करते हैं। JSW स्टील की क्रूड स्टील प्रोडक्शन में स्ट्रेंथ आया है, अनुमान से बेहतर नतीजे देखने मिले हैं, तो पॉजिटिव रहेगा स्टॉक के लिए। वही टाटा स्टील जो है, यहाँ मामला थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। प्रोडक्शन वॉल्यूम और इंडिया डिलीवरी वॉल्यूम दोनों ही सपाट आए हैं और अनुमान से कमज़ोर हैं। डोनाल्ड ट्रंप यहाँ पे 200% टैरिफ जो है फार्मा सेक्टर में लगा सकते हैं अगले 12 से लेकर 18 महीने में। नीजक रिएक्शन हो सकता है जहाँ पे फार्मा स्टॉक्स में सेलिंग आ सकती है। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में भी देखा फार्मा जो है, निफ्टी फार्मा इंडेक्स अपने डेज लोज में क्लोज हुआ था। लेकिन 12 से 18 महीने का समय रहेगा तो रिकवरी लॉन्ग टर्म में आ सकती है। ट्रंप ने 50% इंपोर्ट ड्यूटी कॉपर में भी इम्पोज किया है। इंटरनेशनल यूएस प्राइसेस में बढ़ोतरी आई है, हालांकि एलएमई प्राइसेस में गिरावट आई है और भारत एलएमई प्राइसेस ट्रैक करता है।
सेंटिमेंटली वायर एंड केबल स्टॉक्स पे जो इनिशियल सेलिंग प्रेशर आ सकता है, लेकिन ये नेट नेट पॉजिटिव है। और अगर बात करें हिंदुस्तान कॉपर, वेदांता या हिंडाल्को के लिए, इनके लिए नेगेटिव रहेगा। BL नेवी ने साइन किया है बड़ा प्रोजेक्ट NMDA का, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। वही HCL टेक की बात करें तो वर्कडे पार्टनर ये इन्होंने चूज़ किए गए हैं और ये AI रिलेटेड वर्क पे जो है नज़र डालने वाले हैं। एक स्मॉल कैप कंपनी में आपको देता हूँ, SBI म्यूचुअल फंड। यहाँ पे जो है SBI म्यूचुअल फंड ने LG इक्विपमेंट में 18 लाख शेयर्स लिया है, 0.57% स्टेक है, पर यहाँ पे मोमेंटम देखने मिल सकता है इस स्टॉक में। डिक्सन टेक के लिए एक और नए JV आई है, जहाँ पे वो लाइटेनियम के साथ लाइटिंग प्रोडक्ट्स और एसेसरीज पे जो है ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन याद रखिए ये जो सेगमेंट है ये लो मार्जिन सेगमेंट है और धीरे धीरे करके मोबाइल कॉन्ट्रैक्ट से वो ज़्यादा अनाउंसमेंट्स आ नहीं रहे हैं, तो डिक्सन टेक पे भी नज़र रखिएगा। ऑयल गैस स्टॉक्स पे जो है खबर पे मुहर लग गई है। ET नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव न्यूज़ ब्रेक था, जहां पे ऑयल मिनिस्ट्री ने कहा है कि वो इनवाइट कर रहे फीडबैक, सजेशंस ड्राफ्ट पेट्रोलियम और नेचुरल गैस रूल्स को लेके, और रेवेन्यू शेयरिंग कॉन्ट्रैक्ट पे भी नज़र रहने वाली है। और आखिर में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया पे नज़र रखेंगे, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग Q1 अपडेट्स देखने मिली हैं। तो ओवरऑल ऑफकोर्स देखें तो Q1 अपडेट्स में जो है ऑफकोर्स स्ट्रेंथ आया है। इन स्टॉक्स इन न्यूज़ में जो है एक स्टॉक है मैं लेना चाहता हूँ फार्मा स्टॉक्स रिलेटेड। यहाँ पे क्या कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेड के लिए शरण कुछ शॉर्ट्स बन सकते हैं कि बाय इन द डिप की रणनीति रखेंगे पोजिशनल के लिए? तो शरद जी, जिस हिसाब से फार्मा मूव कर रहे हैं, आई थिंक एटलीस्ट 5 स्टॉक्स तो ऑल टाइम हाई पे ट्रेड कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता ये टैरिफ को कोई सीरियसली लेगा। और ट्रम्प ने जब अपने इलेक्शन के पहले कहा था मुझे US का मेडिकल बिल्स कम चाहिए, बहुत, आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट इन द वर्ल्ड है, तो वो टोटली अपने जो इलेक्शन के टाइम प्रॉमिस किया उसके ऑपोजिट नहीं जाएगा। तो मुझे नहीं लग रहा है ये टैरिफ आने वाला है। और 18 मंथ्स आगे तो बहुत ही लंबे समय होते हैं शरद। तो मुझे लग रहा है ये न्यूज़ को आपको अवॉइड करना चाहिए। और जिस हिसाब से आप देख रहे हैं आज जो बॉटम पे भी है, नैटको फार्मा हो गया, औरो फार्मा हो गया, वो बॉटम से भी एक अच्छी मूव देख रहे हैं टुवर्ड्स देयर 200-डे मूविंग एवरेज। तो फार्मा को देख काफ़ी नेगेटिव है। शॉर्ट के लिए तो मैं स्ट्रिक्टली अवॉइड करूंगा। ऊपर से आप अगर कोई स्टॉक नीचे आ जाता है तो मैं करूंगा एक बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाए हुए। ये टैरिफ मुझे नहीं लगता है आते हुए नहीं दिख रहा है। तो चलिए कोई बड़ा मूव नज़र नहीं आएगा। फार्मा, हेल्थ केयर, डायग्नोस्टिक के पूरा का पूरा स्पेस जो है सब सेगमेंट्स बन गया। एक का मात्र क्षेत्र अब फार्मा सेक्टर नहीं रह गया है। इसमें क्रैम, CDMO, इन तमाम को भी ऐड करना चाहिए। और इसी के चलते आज अगर एक डिप भी मिले तो भी एंट्री अपॉर्चुनिटी ढूंढे ज़रूर, क्योंकि डिफेंसिव्स के तौर पर फार्मा अपनी भूमिका निभाएंगे ज़रूर। लेकिन साथ साथ शरण, आपसे ये जानना चाहेंगे, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया अभी हमारी खबरों वाले शेयर्स में भी हमने इसे ऐड किया। इनफैक्ट क्वार्टरली अपडेट्स का सिलसिला चल पड़ा और ये सिलसिला बैंक्स एंड फाइनेंशियल से ही। कल कोटक बैंक में हमने देखा ज़बरदस्त तेज़ी, ऑफकोर्स ओइंग टू द पॉजिटिव क्वार्टरली अपडेट्स। और अब यूनियन बैंक ऑफ इंडिया के लिए भी इनके घरेलू डिपॉजिट्स में करीब 3.5% की बढ़त है। घरेलू एडवांसेस भी 7% की बढ़ोतरी दिखा रहे हैं। अभी SBI आपके फोकस रेडार पर था। बैंक्स फाइनेंशियल्स में क्वार्टरली अपडेट्स के दम पर एक तो यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, इसके अलावा भी अगर कोई पिक करना चाहे तो मानसी जी, चार्ट्स जब भी मैं देखता हूँ तो क्लियर इंडिकेशन है PSU बैंक्स फाइनेंशियल आउट परफॉर्म करेंगे। और आप जब भी क्वार्टरली अभी रिजल्ट्स अपडेट देख के सबके एक डिसेंट सेट आ रहा है, कोई वीक सेट ऑफ नंबर्स नहीं दे रहे। और जिस हिसाब से SBI के चेयरमैन की जब मैं इंटरव्यू भी देख रहा था, उन लोग ने जिस हिसाब से कट और CRR कट के बाद बोला हमारा जो 11 to 12% का एक्सपेक्टेड ग्रोथ अभी 15 to 17% हो गया है। तो वो सारे बैंक में ही रिफ्लेक्ट होते हुए दिखेगा, ना ही कि एक बैंक में। तो जिस हिसाब से अपडेट आ रहे हैं, PSU बैंक मुझे लग रहा है आउट परफॉर्म करेगा। इवन निफ्टी बैंक को भी आउट परफॉर्म कर सकता है। अभी मुझे जिस हिसाब से चल रहे हैं, एक कंसोलिडेशन फेज है, बहुत ही अच्छा टाइम है। जिससे ये रैली मिस हो गई है, अक्यूमुलेट कीजिए, बाय ऑन डिप्स की स्ट्रैटेजी बनाए, यही समय है। एक बार अगर टैरिफ की न्यूज़ आती है तो ये सब स्टॉक्स ये लेवल पे आपको मिलेंगे भी नहीं। आप क्लियरली एक फास्ट 5 to 10% मूव पूरे ही सेक्टर में देख सकते हैं। सो इट्स अ सिचुएशन इन इटसेल्फ। इनफैक्ट अपॉर्चुनिटी है एक्यूमुलेट करने की। और शरण, एक चीज़ आपको भी कहना चाहूँगी, आप जो बात करते हैं या जो टेक्स देते हैं वो फिर सही और सटीक साबित होते हैं। और इस वक्त आपने कहा है कि PSU बैंक जो है बैंक निफ्टी को भी आउट परफॉर्म कर सकते हैं। हम इसे नोट डाउन कर रहे हैं, देखते रहेंगे इसे। महाराष्ट्र बैंक था, आई थिंक इंडियन बैंक था, ये सारे स्टॉक्स इन्होंने अहेड ऑफ द स्ट्रीट भी पिकअप किया। और अब जिस तरह फंडा की भी जो ज्ञान आ रही है, तो हम कह सकते हैं कि पूरा टेक्नो फंडा पूरा ही
टेक्नो फंडा पूरा एक्सपर्ट जो शरण है, और बहुत अच्छा है कि ये हमारे पास है अभी कंप्लीट पैकेज। वी फील गुड दैट यू आर विद अस एंड इन द स्टूडियो टुडे। और Thank you शरण, very much. इसी कड़ी में रियल एस्टेट सेक्टर भी आपके फोकस रेडार पर है। आपने अभी अपनी ओपनिंग कमेंट्री में भी बताया कि रियल एस्टेट सेक्टर में अच्छा खासा एक्शन, अब साइकिल का ट्रेंड तो हम लगातार कहते भी है कि रियल एस्टेट में। अब कल आई थी फिनिक्स मिल्स, मैक्रोटेक डेवलपर्स, इन तमाम के क्वार्टरली अपडेट्स, और इनलाइन से बेटर नंबर्स थे, बेटर थे, सारे अच्छे थे, बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स की ही तरह। और उसके बाद ब्रोकरेजेस के भी रेडार पर थे। रियल एस्टेट में फिर कहां पर एंट्री अपॉर्चुनिटी? मानसी जी, अगर आप लास्ट टाइम गुड़गांव, चेन्नई, हैदराबाद की अगर रिपोर्ट देखें, YOY मंथ ऑन मंथ क्लियर ग्रोथ है। DLF के लिए तो बहुत ही पॉजिटिव है। प्रेस्टीज अगेन चेन्नई में न्यू एक्सपेंशन, करीबन 2 प्रोजेक्ट तो चेन्नई में डाले हैं। मुंबई की लास्ट मंथ की रजिस्ट्रेशन देखें तो हाईएस्ट एवर, आई थिंक वन ऑफ द हाईएस्ट इन द ईयर। सो लोधा, गोदरेज अगेन वेरी बेनिफिशियल। थोड़ा डेफिनेटली स्लो डाउन देखने मिला है मेरे हिसाब से, वेदर के रेनी सीजन के हिसाब से रियल एस्टेट में वैसे ही थोड़ा स्लो डाउन होता है, उस हिसाब से करेक्शन है। बट जिस हिसाब से जब रेट कट्स आएंगे, टैक्स बेनिफिट आएंगे, डेफिनेटली 3 to 6 मंथ्स के लैग पे आते हैं। आप अगेन 3 to 6 मंथ्स में आप रियल एस्टेट के नंबर्स देखो, वापस एकदम अपने ऑल टाइम हाई पे है। जिस हिसाब से स्टॉक की वॉल्यूम अक्यूमुलेशन हो रही है और जो हिसाब से लास्ट 2-3 डेज में रिवर्सल दिखा है, मुझे लग रहा है रियल एस्टेट में एक रैली वापस स्टार्ट होने की चांसेस बहुत ही हाई है। सो रियल एस्टेट में रैली स्टार्ट होने के चांसेस हाई। और इनफैक्ट निफ्टी रियलिटी इंडेक्स में भी जिस तरह से मूव्स नजर आ रहे हैं, उन मूव्स पर लगातार हमारा फोकस है भी, और क्वार्टरली अपडेट्स तो अच्छे आ ही रहे हैं। लेकिन सेक्टर स्पेसिफिक जो अप्रोचेस आ रहे हैं उसे भी हम एनालाइज करते हैं और आपके सामने रखते हैं, और सिर्फ बताते नहीं, एक्सपर्ट्स की राय नहीं, हमारे साथ हमारे रिसर्चर्स भी जुड़ते हैं और सारी एनालिसिस, सारे रैशनल आपके बीच में रखते हैं। अब देखिए, डोनाल्ड ट्रंप ने अमेरिका में कॉपर इंपोर्ट पर 50% टैरिफ का ऐलान किया है और सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ लगाने के संकेत भी साथ साथ दे दिए, और फार्मा के इंपोर्ट पर 200% तक टैरिफ लगाने की धमकी दी। हालांकि इसके बाद फार्मा सेक्टर पर टैरिफ में 1 से 1.5 साल का समय भी लग सकता है, ये बात भी उन्होंने कही है। लेकिन इसका इम्पैक्ट तो आएगा दोनों ही कॉपर स्पेस और साथ ही फार्मा स्पेस पर, और इसी इम्पैक्ट को एनालाइज किया है मेरी दोनों सहयोगी ने। मेरे साथ अशेषा अध्वर्यु हैं और सृष्टि शर्मा हैं। अशेषा बताएगी कि कॉपर पर किस तरह के इम्पैक्ट्स नजर आ सकते हैं, और सृष्टि से फार्मा सेक्टर पर इम्पैक्ट को एनालाइज करेंगे। आशीषा, शुरुआत आपसे करते हैं। गुड मॉर्निंग, बताइए, ये ट्रंप की तरफ से अनाउंसमेंट तो आया है इंपोर्ट पर कॉपर इन पर्टिकुलर 50% टैरिफ, लेकिन इससे असर कैसा पड़ता दिखेगा? बिल्कुल मानसी, तो हाँ, पिछले कुछ महीनों से ऑलरेडी ये प्राइस्ड इन था, और इसके पीछे की वजह यह है कि फरवरी 2025 में यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने एक प्रोब शुरू किया था कॉपर इंपोर्ट्स पर टैरिफ लगाने के लिए। तो तब से ही स्ट्रीट में ये एक्सपेक्टेशन थी कि शायद कॉपर पर टैरिफ्स लग सकते हैं, और इसी के चलते लंदन में जो इन्वेंट्री थी वो ऑलरेडी काफ़ी समय से ट्रांसफ़र हो रही थी अमेरिकन मार्केट्स में, तो टैरिफ लगे उसके पहले काफ़ी कुछ इन्वेंट्री ऑलरेडी ट्रांसफ़र हो चुकी है, तो मार्केट में ऑलरेडी प्राइस्ड इन था ये मूव। याद रखें, कल ये प्रपोजल यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने रखी है, 50% टैरिफ कॉपर्स पर नज़र आ सकते हैं। हालांकि अब तक ये फाइनल अनाउंसमेंट नहीं है, खाली प्रपोजल है, लेकिन अगले कुछ दिनों में इसका फाइनल इम्पैक्ट भी आता हुआ नज़र आ सकता है। अमेरिका के कॉपर इंपोर्ट्स की बात करें तो इंडियन कॉपर मैन्युफैक्चरर्स के लिए कोई मेजर नेगेटिव नहीं होगा। याद रखें, इंडिया एक बड़ा एक्सपोर्टर नहीं है कॉपर का, तो इंडिया के लिए डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा। लेकिन इनडायरेक्ट इम्पैक्ट की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में कॉपर प्राइसेस पर इसका इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। अमेरिका के कॉपर फ्यूचर्स कॉमेक्स पर ऑलरेडी करीब 17 से 18% कल के सत्र में बढ़ चुके हैं। जो इंपोर्ट किया जाएगा उस पर टैरिफ लगेगा, जिसके चलते दाम बढ़ते हुए नजर आएंगे। लेकिन अमेरिका के अलावा दूसरे कंट्रीज़ की बात करें, से इंडिया इन पर्टिकुलर, इंडिया की बात करें तो ग्लोबल मार्केट में सप्लाई बढ़ता हुआ नजर आएगा, जिसके चलते कॉपर प्राइसेस पर नेगेटिव इम्पैक्ट नज़र आ सकता है। और इसी के लिए वेदांता की बात करें, हिंदुस्तान कॉपर, हिंडाल्को, ये सभी कंपनियां जो कॉपर और कॉपर प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर करती है, उनके लिए ये नेगेटिव खबर होगी, बिकॉज कॉपर के प्राइसेस कम होते हुए नजर आएंगे। लेकिन ऑन द फ्लिप साइड जो कंपनियां कॉपर यूज़ करती है एज रॉ मटीरियल, ऑटोमोबाइल सेक्टर की बात करें या इसके अलावा पावर कंजम्पशन, डेटा सेंटर्स, ये सभी सेक्टर्स कॉपर को रॉ मटेरियल की तरह यूज़ करते हैं। तो अगर कॉपर के प्राइसेस कम होते हैं तो इन सभी सेक्टर्स, वायर्स एंड केबल्स भी एक बड़ा रॉ मटेरियल होता है कॉपर वायर्स एंड केबल सेगमेंट के लिए, तो कॉपर प्राइसेस अगर कम होते हैं तो इन सभी कंज्यूमिंग सेक्टर्स के लिए ये पॉजिटिव खबर होगी। तो हाँ, एनालिस्ट का मानना है कि लार्जली ये ऑलरेडी प्राइस्ड इन है, ये खबर ऑलरेडी कुछ महीनों पहले प्रोब शुरू हुआ था तब आ चुकी थी, लेकिन
लेकिन फिर भी कई सारे अलाइड सेक्टर्स हैं जहां पर इसका इम्पैक्ट दिखेगा। ठीक है, तो ये पूरा विश्लेषण कि कॉपर के सबसे बड़े उत्पादक कौन हैं और इसका असर क्या पड़ेगा। एक और दिग्गज एक्सपर्ट को जोड़ते हैं, मैन फ्रॉम मोतीलाल ओसवाल राहुल शाह हमारे साथ जुड़ गए हैं फंडामेंटल एनालिसिस करने के लिए। राहुल जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। राहुल जी कैसे देख रहे हैं आप इस कदम को? डोनाल्ड ट्रंप ने जो कॉपर पर इंपोर्ट पर जो 50% का टैरिफ जो लगाया है, भारत पर इसका असर क्या होगा और क्या जो भारतीय जो कॉपर बनाने वाली जो कंपनीज हैं उनके लिए ये कदम नेगेटिव आप देख रहे हैं या फिर पॉजिटिव है? कैसे इसको समझें हम आज? हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक जिस तरह से हमने देखे है कि कॉपर पर जिस तरह से टैरिफ लगे हैं, तो आई थिंक जहां तक हमारा मानना है, आई थिंक टोटल एक्सपोर्ट्स टू ओवरऑल मार्केट शेयर टू द एक्सपोर्ट टू यूएस इन टर्म्स ऑफ कॉपर का मेरे ख्याल से 17% जैसा है। तो मेरे ख्याल से ओवरऑल कुछ ज्यादा इम्पैक्ट इन टर्म्स ऑफ ट्रेड वैल्यू भी कुछ ज्यादा बड़ा नहीं आएगा। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना बड़ा कुछ इम्पैक्ट इंडियन कंपनीज को आ सकता है। इसमें डोमेस्टिक ही मेरे ख्याल से काफी सारा इम्पैक्ट अपने है। तो आई डोंट थिंक सो कि इतना बड़ा कुछ इम्पैक्ट आएगा ये कॉपर के इंडिया पे या शेयर्स पे लुकिंग एट दिस इम्पैक्ट फ्रॉम इट। ठीक है राहुल जी, आप हमारे साथ बने रहिए। एक और एक्सपर्ट जुड़ गए हैं, जैनाम ब्रोकिंग की किरण जानी हमारे साथ हैं। किरण जी बहुत शुक्रिया आपका समय देने के लिए। थोड़ी देर में आपके पास आएंगे, लेकिन ज़रा ये समझ लेते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप ने फार्मा पर 200% टैरिफ लगाने की धमकी दी है, लेकिन साथ में ये भी कहा है कि इसमें 1 से 1.5 साल का वक्त लगेगा और ये धमकी बार बार आ रही है फार्मा को लेकर। सृष्टि हमारे साथ हैं, इस सेक्टर को ट्रैक करती हैं। सृष्टि बताइए, ट्रंप ने क्या कहा है और इसके क्या इम्प्लीकेशंस हो सकते हैं? जी हाँ, फार्मा पे 200% टैरिफ ये अनाउंसमेंट की है प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने। उन्होंने बताया है कि वो आने वाले समय में ऐसा प्लान कर रहे हैं कि फार्मा इंपोर्ट पे जो यूएस में इंपोर्ट होते हैं उस पे 200% जो है टैरिफ लगता हुआ दिख सकता है। पर अहम बात ये है कि वो जो टैरिफ है वो एकदम तुरंत प्रभाव से लागू नहीं होगा। इसके लिए उन्होंने 12 से 18 महीने की एक विंडो दी है और ये सबसे इम्पॉर्टेंट है जानना, क्योंकि आप देखिए ऐसी खबरों पे मार्केट का रिएक्शन मेजरली नेगेटिव होता है। पर इसके विपरीत कल आप यूएस के फार्मा स्टॉक्स को देखेंगे, चाहे आप कोरस की बात करें जो कि 9% की तेजी दिखा रहा था, फाइजर, एमजन जैसे जो दिग्गज हैं वो भी 1.5% जो है मजबूत थे। इसकी वजह ये है कि ये जो टाइमलाइन मिल गई है और ये जो राहत की उनको जो टाइम मिला है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। 12 से 18 महीने में वो प्लान कर सकते हैं कि उनको अपने ग्लोबल सप्लाई चेन्स किस तरीके से यूएस में शिफ्ट करने हैं, अपनी सप्लाई चेन्स को कैसे मैनेज करना है, मैन्युफैक्चरिंग बेस को कैसे मैनेज करना है। और ये कहीं ना कहीं उनके लिए काफ़ी अहम होगा कि 200% टैरिफ जो लगेगा वो एकदम तुरंत प्रभाव से नहीं लगेगा, शायद ये फेजेस में हो, बट इस पर क्लैरिटी आना बाकी है। अब इंडियन फार्मा कंपनीज के लिए भी ये पॉजिटिव ही देखा गया है। एनालिस्ट का ऐसा मानना है कि जो टाइमलाइन है कहीं ना कहीं ये कि रिलीफ देती है कि फिलहाल इमीडिएट टैरिफ नहीं लगेंगे, आने वाले टाइम में ये टैरिफ लगेंगे, पर उसमें भी कंपनीज के पास काफ़ी समय होगा अपनी चीज़ें उसी तरीके से प्लान करने का। ठीक है, शुक्रिया सृष्टि। तो ये फार्मा शेयरों की वहाँ पर चाल रही है। देखते हैं कि आज यहाँ पर क्या इम्पैक्ट आता है। मे भी थोड़ा सा नीजक रिएक्शन आए इस खबर के चलते, लेकिन शरण यही कह रहे थे कि बाय ऑन डिप्स की स्ट्रेटजी आपको अपनानी चाहिए और थोड़ा अगर आपको लंबा सोचना है तब तो कोई दिक्कत की बात है ही नहीं फार्मा स्टॉक्स में। किरण जी गुड मॉर्निंग, बताइए आपके आज के लिए ट्रेड्स कौन से हैं, कहां पर आप फोकस करके चल रहे हैं? वेरी गुड मॉर्निंग एवरीवन। सो टैरिफ की न्यूज चलते हुए हमें लग रहा है कि कहीं ना कहीं हमें डोमेस्टिक यूज के ऊपर या तो हमारे जो प्राइस एक्शन है उसके ऊपर अगर हम ध्यान दें तो कहीं ना कहीं इतना कुछ खास डैमेज या तो कॉशियस रहना नहीं चाहिए। नो डाउट अनसर्टेन न्यूज है तो थोड़े स्टॉप लॉसेस स्ट्रिक्ट रखने चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ काफी सारे सेक्टर या स्टॉक्स है जो एक ब्रेकआउट लेवल पे है और कहीं ना कहीं वो लार्ज कैप स्टॉक्स है। तो मुझे लग रहा है कि एक बार के लिए आप आईटी एंड ऑटो के ऊपर ध्यान दे सकते हो। तो आज के हमारे प्रेफर्ड पिक आईटी एंड ऑटो के अंदर से ही है। सो पहला इन्फोसिस है। आप इन्फोसिस का चार्ट देखोगे तो एक सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। कंटिन्यूअसली स्टॉक 1620-1640 की जोन में फंसा हुआ था। 2 दिन से हम देख रहे हैं कि उसके हायर एंड 1640 के आसपास वो स्टॉक क्लोज दे रहा है। स्टॉक ने अपनी 100 डेज एंड 50 डेज मूविंग एवरेज के आसपास काफी अच्छा सपोर्ट ले लिया है। मोमेंटम इंडिकेटर भी बुलिश जोन में है, तो 1600
40 के आसपास मेरे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। जिस प्रकार की ओवरऑल यहाँ पे हम टारगेट देख रहे हैं, हमें लग रहा है कि ऊपर में एक अच्छी खासी अपसाइड यहाँ पे देखने को मिल सकती है, समवेयर अराउंड 1680 के आसपास। और जो स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है वो 1690 का मेंटेन करना है, 19। तो कहीं ना कहीं इन्फोसिस पहला प्रिफर्ड कॉल बाय रहेगा। दूसरा टाटा मोटर ऑटो में से है। टाटा मोटर में हमने बीच में देखा था एक डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट 700 के ऊपर, 725 730 तक स्टॉक गया, लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। नीचे में सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे गए, लेकिन 670 680 के आसपास वापस हाइट ऑफ हाई बॉटम पैटर्न बना रहा है। तो 690 के आसपास इसको भी लॉन्ग कीजिए। ऊपर में 730 जो इसका प्रीवियस रेजिस्टेंस है, वहां तक के टारगेट हम देख रहे हैं। एंड 674 एज अ स्टॉप लॉस हमें मेंटेन करना है। तो 674 के स्टॉप लॉस के साथ टाटा मोटर एंड 1690 के स्टॉप लॉस के साथ इन्फोसिस बाय। जी बिल्कुल, टाटा मोटर्स पे तो राय हम देख लिए, टारगेट प्राइस 1680 का है, स्टॉप लॉस 1620 का है। शरद माफ़ करिएगा शरण, ज़रा आप बताएं, टाटा ग्रुप की एक और स्टॉक है टाइटन, यहाँ पे देखा भारी जो है बिकवाली लास्ट ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली, और ऑफ कोर्स इनका अपडेट भी था, अनुमान से कम आया था। यहाँ पे टाइटन की चार्ट्स पे आपको क्या नज़र आ रहा है शरण, ज़रा बताएं। तो शरद जी, कल ही मैंने बोल दिया था, टाइटन पे चर्चा हुई थी कि स्टॉक अपना 200 डे मूविंग एवरेज डेफिनेटली रीटेस्ट करेगा अराउंड 3400। तभी स्टॉक मुझे लग रहा है 3500 के आसपास ट्रेड कर रहा था। क्लोजिंग दी है 3441, तो मुझे लग रहा है करीबन 1% और आपको गिरावट देखने को मिल सकती है। और एक बार 200 डे रीटेस्ट करेगा या थोड़ा नीचे भी जा सकते हैं 3350 और लेवल्स पे, तो उसके बाद हम रिव्यू करेंगे कैसा है प्राइस एक्शन, कैसा बन रहा है। अभी तो काफ़ी नेगेटिव है, काफ़ी हाई वॉल्यूम सेलिंग है, और जब जब ऐसा होता है स्टॉक एक डाउनवर्ड टू साइडवेज कंसोलिडेशन फेज में चले जाता है, एटलीस्ट फॉर 2 वीक्स। तो अभी तो कुछ दिख रहा नहीं है, साइडवेज टू डाउनवर्ड कंसोलिडेट करेगा स्टॉक। जी बिल्कुल शरण, यहाँ पे जो है कंसोलिडेशन की जो है मूवमेंट देखने मिल सकती है टाइटन की तरफ। लेकिन एक बार BEL इस स्टॉक पे भी एक बार नज़र डालते हैं। यहाँ पे एक बहुत पॉजिटिव न्यूज़ फ्लो आया है, इंडियन नेवी ने कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है यहाँ पे NMDA प्रोजेक्ट। ये NMDA का फुल फॉर्म मैं बता देता हूँ, ये होता है नेशनल कमांड कंट्रोल कम्युनिकेशन और इंटेलिजेंस नेटवर्क। ऑफकोर्स यहाँ पे डील का जो नाम का जो अमाउंट नहीं दिया गया है, लेकिन हेमंग एक बार ज़रा बताएं BEL पे चार्ट्स पे क्या लग रहा है। ऑफकोर्स स्टॉक पे थोड़ी वॉलेटिलिटी आई है 3-4 सेशन में, लेकिन टुवर्ड्स द पॉजिटिव साइड जो है मोमेंटम देखने मिल रहा है। हाल ही में निफ्टी में भी इंक्लूजन हुआ था, तो ज़रा बताएं हेमंग। किरण माफ़ करिएगा, सॉरी, कौन से स्टॉक के बारे में बात कर रहे हैं? BEL। ओके, BEL की अगर हम बात करें तो जो डिफेंस को लेके जो स्टोरी चली थी, उसमें एक आउट परफॉर्म स्टॉक था। करंट मार्केट प्राइस पे भी आप देखोगे तो 420 के आसपास ट्रेड कर रहा है। हमने देखा कि मल्टीपल टाइम इसमें जो भी करेक्शन है वो बहुत ही शॉर्ट लिव करेक्शन थे। अभी एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो दिख रहा है वो 20 डेज मूविंग एवरेज को लेके हमें चलना रहेगा। नो डाउट मोमेंटम इंडिकेटर एक ओवरबॉट जोन से जो करेक्शंस यहाँ पे आया है वो टाइम करेक्शंस वाइज हमें देखना रहेगा। तो यहाँ से कोई मेजर प्राइस करेक्शन है उसके चांसेस तो बहुत कम है, क्योंकि 400 का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। तो मेरे हिसाब से जिनके पास भी पोजीशन है उनको 400 का एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रख के होल्ड करना चाहिए। नई खरीदारी के लिए मेरे हिसाब से थोड़ा वेट एंड वॉच कीजिए। कोई भी नीचे में आपको 410 405 के आसपास मिलता है तो आप लॉन्ग कीजिए, और 400 रुपए का अगेन आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखना है। तो नई खरीदारी के लिए थोड़ा वेट करना चाहिए, लेकिन जिनके पास है उनको डेफिनेटली बने रहना चाहिए। ठीक है, एग्जिस्टिंग पोजीशंस इंटैक्ट रखें और नई खरीदारी के लिए वॉच लिस्ट में रखना चाहिए। 1.25% तक की तेजी हमने देखी थी 422 के स्तर कल जब ये क्लोज हुआ था। पोजीशंस को इंटैक्ट रखने की राय तो है। अगर आपने इसमें एंट्री ले रखी है, नई पोजीशंस के लिए गिरावट का इंतजार करना होगा। लेकिन बिजनेस अपडेट्स जहां आ रहे हैं, टाटा स्टील के अपडेट्स, यूनियन बैंक के अपडेट्स, JSW स्टील के भी अपडेट्स काफ़ी इंटरेस्टिंग रहे, और JSW स्टील के स्टॉक को एक बार पुल अप करना चाहिए। इनके क्रूड स्टील प्रोडक्शन में करीब 14% का इजाफा, करीब 7 मेट्रिक टन ऑन ईयर ऑन ईयर बेसिस डेटा जो है वो आते हुए नजर आए हैं। Q1 अपडेट्स में इंडियन ऑपरेशंस में करीब 15% की बढ़त देखने को मिली है, और कैपेसिटी यूटिलाइजेशन जो है इंडियन ऑपरेशंस की वो 87% रही है। Q1 FY26 के लिए है। राहुल शाह से एक फंडामेंटल आउटलुक लेना चाहेंगे। राहुल, गुड मॉर्निंग। नॉट जस्ट JSW स्टील लेकिन पूरे के पूरे सेगमेंट पर भी आज फोकस रहेगा, और इन पर्टिकुलर इनके तो बिजनेस अपडेट्स आए हैं, तो आपकी तरफ से अगर कोई राय बनती है बताइए। हाय, गुड मॉर्निंग। आई थिंक जिस तरह से हमने देखे हैं कि तो ऑब्वियसली आई थिंक मेटल एज अ सेक्टर थोड़ा सबड्यूड रहा है, लेकिन पोस्ट आई थिंक जो सेफगार्ड ड्यूटी आई स्टील स्पेसिफिक पर्पस पे मेरे ख्याल से लास्ट क्वार्टर में, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं बिजनेस
मोमेंटम बिल्ड जरूर हो जाएगा। और अर्निंग्स जो है मोस्ट ऑफ द स्टील कंपनीज तो मेरे ख्याल से खराब रही है लास्ट दिसंबर 2024 क्वार्टर। अब देखे तो बॉटम आउट हो गए वहां पे अर्निंग्स पर्सपेक्टिव। और क्वार्टर भी आप बात करें वो रिजल्ट्स के तो मेरे ख्याल से हैज बीन वर्स्ट इन टर्म्स ऑफ द रियलाइजेशंस। से हमारा संपर्क ठीक से हो नहीं पा रहा है, तकनीकी दिक्कत है। लेकिन JSW स्टील पर एक टेक्निकल टेक ज़रूर ले लेंगे हम। ये पिछले 52 वीक्स के रिटर्न्स इस वक्त JSW स्टील के आप देख रहे हैं। बहरहाल आज के सत्र में तो ये बिजनेस अपडेट के चलते फोकस रेडार पर हैं। किरण जी, आपसे एक टेक जानना चाहेंगे। JSW स्टील 1045 के लेवल्स पर कल क्लोज हुआ। गुड मॉर्निंग। आज टेक्निकली चार्ट पैटर्न्स कैसे नजर आ रहे हैं? गुड मॉर्निंग मानसी जी। जो ओवरऑल अगर JSW स्टील की हम बात करें तो एक हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न इसने 2022 से इंटैक्ट रखा है। जब भी स्टॉक में कोई भी करेक्शन आता है तो 200 दिन की मूविंग एवरेज या तो ये राइजिंग ट्रेंड लाइन का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेके स्टॉक ट्रेड कर रहा है। ओवरऑल आप देखोगे तो 2024 से लेके अब तक स्टॉक ने ऊपर में 1050 1060 का एक जो क्लस्टर रेजिस्टेंस बनाया था उसके आसपास वापस स्टॉक पहुंचा है। और जब भी स्टॉक इस रेंज में से करेक्शन आता है तभी भी हायर लो की जो पैटर्न है उसको कंटिन्यू रखता है। तो इनहेरेंटली एक स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न के अंदर ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से जिनके पास है वो होल्ड रख सकते हैं। कोई भी गिरावट आती है इसमें 1030 1020 तक तो लॉन्ग पोजीशन बनाए रखे। 1000 के नीचे का आप स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखे हो। जिस तरह की चार्ट पैटर्न है इमीडिएट लेवल पे 1080 हो, जैसे ही 1080 का लेवल क्रॉस होता है आप इसमें 1130 से 1150 तक की एक रैली एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो JSW स्टील है उनको भी होल्ड रखना चाहिए और नई खरीदारी के लिए 1000 के स्टॉप लॉस के साथ बने रहना चाहिए। ओके, सो JSW स्टील स्टॉप लॉसेस मेंटेन करते हुए पोजीशंस को इंटैक्ट रखने की राय और बिजनेस अपडेट्स के चलते आज ये फोकस समय रहेगा। बाजार खुलने के साथ साथ किस तरह के सेंटिमेंट डेवलप होते हैं इस पर नजर रहेगी। लेकिन ब्रोकरेजेस के रेडार पर क्या कुछ है? आशीषा है हमारे साथ। आशीषा थोड़ी देर में हमारे साथ स्टूडियोज में भी जुड़ने वाली हैं, लेकिन उससे पहले ब्रोकरेज रिपोर्ट्स हमें बता रही हैं। आशीषा बताइए। बिल्कुल मानसी, तो सबसे पहले डिलीवरी पर रिपोर्ट आई है मोतीलाल ओसवाल की। उन्होंने खरीदारी की राय बरकरार रखी है। उनका मानना है कि आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। रेवेन्यू ग्रोथ अच्छा खासा कंपनी अगले कुछ सालों में रिपोर्ट कर पाएगी। तो 480 रुपये प्रति शेयर का उन्होंने लक्ष्य दिया है। उनका मानना है कि रेवेन्यू ग्रोथ और कॉस्ट स्ट्रक्चर काफ़ी इंप्रूव होता हुआ नजर आया, जिसके चलते कंपनी 36% का EBITDA CAGR अगले कुछ सालों तक रिपोर्ट कर पाएगी। 14% का रेवेन्यू CAGR अगले कुछ सालों पर रिपोर्ट करेगी। और उनका मानना है कि स्ट्रैटेजिक एक्विजिशंस कई सारे किए हैं कंपनी ने, जिसके चलते भी रेवेन्यू ग्रोथ काफ़ी अच्छा नजर आएगा। बिरला सॉफ्ट पर एंटीक की रिपोर्ट है, इनिशिएटिंग कवरेज रिपोर्ट है। होल्ड की रेटिंग के साथ 450 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने बिरला सॉफ्ट पर रखा है। मैनेजमेंट का मानना है कि FY26 में मार्जिन्स सपाट रहेंगे 13% के आसपास, लेकिन उसके बाद 15 से 16% तक के मार्जिन्स FY27 और 28 में कंपनी रिपोर्ट कर पाएगी। तो मार्जिन आउटलुक काफ़ी पॉजिटिव है। इनिशिएटिंग कॉल है। होल्ड की रेटिंग यहाँ पर एंटीक ने बिरला सॉफ्ट पर दी है। इसके अलावा कंज्यूमर स्टेपल सेक्टर पर जेफरीज की रिपोर्ट है। कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ उन्होंने दिए हैं। वरुण बेवरेजेस, HUL और एशियन पेंट्स, इन तीनों स्टॉक्स पर उनका नज़रिया अगले 12 महीनों तक काफ़ी पॉजिटिव है। वरुण बेवरेजेस पर खरीदारी की राय 560 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। एशियन पेंट्स पर खरीदारी की राय 2830 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य उन्होंने रखा है और HUL का 2950 रुपये प्रति शेयर का लक्ष्य। तो पूरे सेक्टर पर जेफरीज की रिपोर्ट, जिसके चलते सभी कंज्यूमर स्टेपल स्टॉक्स आज के सत्र में फोकस में रहेंगे। ठीक है आशीषा, बहुत शुक्रिया आपका ये सारी की सारी रिपोर्ट्स बताने के लिए। तो डिलीवरी फोकस में रहेगा और डिलीवरी के प्राइसेस जो हैं 410 रुपये के आसपास के हैं। टारगेट जो दिए हैं मोतीलाल ओसवाल ने वो 480 के दिए हैं और बिरला सॉफ्ट पर जो रिपोर्ट है वो है एंटीक की। हालांकि 450 रुपये के भाव से हमने बिरला सॉफ्ट के शेयर में थोड़ी प्रेशर देखा था। 3-4 सत्र से लगातार गिर रहा है। उम्मीद करेंगे कि आज ये सपोर्ट लेता हुआ दिखेगा और फिर से अपने 450 के प्राइस को अचीव करेगा। टारगेट भी वही है होल्ड की रेटिंग के साथ। चलिए छोटे से ब्रेक का वक्त हो गया है पावर ट्रेड में और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो हेडलाइंस के साथ करेंगे मार्केट्स लाइव की शुरुआत। आप बने रहे हमारे साथ। नमस्कार, स्वागत है आपका 18 स्वदेश पर। आप देख रहे हैं मार्केट्स लाइव, आपके साथ मैं हूं अभिषेक सत्यव्रतम और चलिए शुरुआत कर लेते हैं शो की सीधे केनरा बैंक न्यूज हेडलाइंस के साथ। ट्रंप का बड़ा टैरिफ अटैक, कॉपर इंपोर्ट पर लगाया 50% का टैरिफ, वहीं फार्मा पर 200% टैरिफ का प्लान, ब्रिक्स देशों पर एक्स्ट्रा 10% टैरिफ की धमकी। आज फोकस में रहेंगी केबल, वायर और फार्मा कंपनियां।
एशियाई बाजारों से सपाट संकेत, गिफ्ट निफ्टी मामूली कमजोरी के साथ 25,600 के पास। जापान, चीन और कोरिया के बाजार में भी सपाट कारोबार, लेकिन हांगकांग में करीब 200 अंकों की कमजोरी। जून तिमाही में यूनियन बैंक का घरेलू डिपॉजिट 3.5% बढ़कर 12.5 लाख करोड़ रुपए पहुंचा। घरेलू एडवांसेस में भी करीब 7% की बढ़ोतरी। पहली तिमाही में टाटा स्टील का क्रूड स्टील आउटपुट 5.25 मीट्रिक टन पहुंचा। वहीं जेएसडब्ल्यू स्टील का क्रूड स्टील प्रोडक्शन 14% बढ़कर 7.25 मीट्रिक टन। 2 नए एसएमई आईपीओज स्मार्ट एंड पावर और केमकार्ट इंडिया का आज है आखिरी दिन। दोनों ही एसएमई आईपीओज में मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की अवॉइड की राय। और एसएमई आईपीओ ग्लेन इंडस्ट्रीज का आज है दूसरा दिन। प्राइस बैंड 92 से 97 रुपए के बीच। मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की अवॉइड की सलाह। तो हमारे साथ जुड़े हैं हमारे एक्सपर्ट राहुल शाह हैं, शरण लेलानी हैं और किरण जानी हमारे साथ हैं। आपको गाइड करेंगे फंडामेंटली और टेक्निकल बेसिस पर कि आपको बाजार में आज की रणनीति होनी क्या चाहिए। फार्मा शेयर, वायर एंड केबल शेयर, इसके अलावा जो कॉपर बनाने वाली कंपनीज हैं, वेदांता होगी या फिर हिंदुस्तान कॉपर, ये निश्चित तौर पर फोकस में रहेंगी। टैरिफ वाले ट्रंप के अनाउंसमेंट के चलते, लेकिन बाजार में खबरों के दम पर भी एक्शन है। जरा उनकी बातचीत कर लेते हैं। एक व्यू राहुल जी चाहिए आपसे मार्केट प्लेटफॉर्म वाली शेयरों को लेकर, बीएसई, सीडीएसएल, कैम्स, एंजल वन, क्योंकि हमने कल देखा कि जेन स्ट्रीट वाले मामले के बाद कल सेबी की जो रिपोर्ट भी आई ना एफएनओ सेगमेंट को लेकर, थोड़ा सा सेंटिमेंट को डेंट किया। कल काफी हमने तेज सेल ऑफ देखा इन सभी के सभी शेयरों में। आप किस तरह से देख रहे हैं? थोड़े वैल्यूएशंस वाले भी कंसर्न्स थे, बाकी का काम जेन स्ट्रीट वाले इशू और ये सेबी की रिपोर्ट ने कह दिया। कहा यह भी जा रहा है कि ये सेबी ऑप्शन ट्रेड पर थोड़ी सी और सख्ती करेगी। सेबी चाहता है कि कैश में वॉल्यूम बढ़े, एफएनओ में थोड़ा कम हो, ये सारी चीजें हो सकती हैं। आप कैसे देख रहे हैं इस स्पेस को, और ये जो गिरावट आई है बाय ऑन डिप्स का मौका है या फिर थोड़े से और अभी डाउनसाइड आप देख रहे हैं यहां से? तो मेरे हिसाब से 2-3 चीज है इसके अंदर। एक तो नंबर 1 मेरे ख्याल से हम देखें तो मेरे ख्याल से कैपिटल मार्केट एज अ थीम, तो ये जो सेक्टर है, तो मेरे ख्याल से 6 महीना साल भर के लिए नहीं है। मेरे ख्याल से नेक्स्ट 5 इयर्स जो इंडिया स्टोरी है उनके साथ आउट परफॉर्मर करता रहेगा। और नंबर ऑफ डीमैट अकाउंट्स के हम देखें इन टर्म्स ऑफ ग्रोथ देख रहे हैं, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, नंबर ऑफ रिटेल इन्वेस्टर्स कमिंग टू मार्केट्स, और जिस तरह से हम देखें एसआईपी का इनफ्लो, तो ये एज अ एंटायर सेक्टर कैपिटल मार्केट थीम मेरे हिसाब से ये सेक्टर चलता ही रहेगा। इट इज नॉट फॉर अ 6 months 1 year। ऐसे कोई ना कोई स्टोरीज आते रहेगी और कुछ ना कुछ बनाओ तो थोड़ा ब्रेक जरूर लग सकता है ये सब स्टॉक्स के अंदर, पर मेरे ख्याल से ये थीमेटिक है, लॉन्ग टर्म है, और ये विजिबिलिटी है कि ये सेक्टर चलता ही रहेगा। ये ब्रेक्स जरूर आएंगे ऐसे कभी ना कभी, जैसे आपका जेन स्ट्रीट का आया, सेबी की थोड़ी वॉलेटिलिटी कर्व करने के लिए कुछ ना कुछ ये भी आ सकते हैं, बट दिस आर टेम्पररी थिंग्स। जो जर्क आते हैं मार्केट्स में, सेल ऑफ आते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी बन जाते हैं इन्वेस्टरों को ये सब लेने के लिए। तो मेरे हिसाब से जो जैसे आपने बताया कि CDSL है या BSE है या सो ऑन एंड ऑन, या एंटायर AMC's कंपनीज है ये सब में, तो मुझे नहीं लगता है कि नियर टर्म में ऐसा कोई छोटा, हालांकि उतार चढ़ाव जरूर आ सकता है, पर मेरे ख्याल से ये लॉन्ग टर्म स्ट्रक्चरल ग्रोथ स्टोरी है ये सब एंटायर सेक्टर के अंदर। तो मेरे ख्याल से सेल ऑफ में मेरे हिसाब से तो खरीदने की राय रहेगी लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो के हिसाब से। ठीक है, बीएसई की बात करें, हमने 3,000 रुपए के भाव देखे, वहां से अगर आप देखेंगे बीएसई के शेयर को तो 20% से ज्यादा कमजोर हो चुका है। और जब से जेन स्ट्रीट वाला मामला सामने आया है, सेबी ने जो एक्शन लिया उसके बाद से शेयर करीब 15% 3 सेशन में करेक्ट हो गया है और भाव है 2477 रुपए के आसपास। देखते हैं कि आज का सत्र कैसा बीतता है इन स्टॉक्स के लिए, क्या रिकवरी आती है, स्टेबल होते हैं या फिर जो बिकवाली का दौर है वो जारी रहता है। लॉन्ग टर्म के लिए ठीक है, शॉर्ट टर्म में थोड़े से मूवमेंट पर आप नजर रखिए। चलिए, एक और शेयर जो फोकस में रहेगा और वो शेयर है डिक्सन टेक का। इन्होंने एक करार भी किया है, डिक्सन टेक ने अपने लाइटिंग वाले वेंचर के लिए 50-50 जेवी सिग्निफाई के साथ इन्होंने किया है। और डिक्सन टेक हमने देख रहे हैं कि 14,000 रुपए के आसपास सपोर्ट लिया, फिर ये शेयर अब 15,500 का हो गया। हाल फिलहाल जो रिपोर्ट आई इसको लेकर अच्छी आई। हमने देखा कि नोमुरा ने इसके लिए टारगेट दिया 21,000 रुपए के ऊपर का। अभी बीएनके सिक्योरिटीज की रिपोर्ट आई थी, करीब 18,800 19,000 के टारगेट वो भी दे रहे थे। शरण, आपसे डिक्सन टेक पर व्यू चाहिए। काफी वोलेटाइल रहा है, लेकिन
जब जब ये शेयर गिरता है इसमें बाइंग इंटरेस्ट बड़ा तगड़ा आता है। आपका क्या व्यू होगा डिक्सन टेक को लेकर? तो अभिषेक जी, जैसे लास्ट टाइम भी हमने चर्चा की थी, 15,200 के ऊपर स्टॉक पॉजिटिव हो गया और 15,473 ट्रेड कर रहा है। तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में एक डिसेंडिंग ट्रेंड लाइन का रेजिस्टेंस लेवल है 16,150। तो मुझे लग रहा है जिस हिसाब से स्टॉक मूव कर रहा है, पॉजिटिव न्यूज़ आ रहा है, एक बार आपको 16,150 के लेवल देखने को मिल सकते हैं। और अगर वहाँ से आपको ब्रेकआउट देखने को मिल गया, अगर हाई वॉल्यूम ब्रेकआउट, तो अपना ऑल टाइम हाई भी रीटेस्ट कर सकते हैं अराउंड 19,000 लेवल। तो प्राइस एक्शन तो काफ़ी पॉजिटिव है, 200 डे मूविंग एवरेज से काफ़ी अच्छा रिवर्सल दिया है। अभी नेक्स्ट टारगेट रहेगा 16,150। अगर किसने स्टॉक में एंट्री ली है तो डेफिनेटली होल्ड की रेटिंग रहेगी। प्राइस एक्शन इस काफ़ी अच्छा पॉजिटिव है, पॉजिटिव प्राइस एक्शन है। और अगर आपने पोजीशन बनाकर रखी है डिक्सन टेक्नोलॉजीज़ में, बिल्कुल बनाकर रखें, इंटैक्ट रखें, यहाँ से मजबूती के पूरे आसार आपको नजर आएंगे। करीब 15-16 पैसे की कमजोरी के साथ रुपया आज सुबह खुलता हुआ नजर आ रहा है। डॉलर के मुकाबले रुपए की ओपनिंग अगर देखेंगे, 85 रुपये और 70 पैसे के मुकाबले 85 रुपये और 39 पैसे पर रुपया जो है ये आज ओपन हुआ है। करेंसी की ओपनिंग साथ साथ कमोडिटी मार्केट पर भी फोकस होना चाहिए, क्योंकि कमोडिटी के फ्रंट पर भी बुलियन मार्केट हो चाहे फिर एनर्जी पैक हो, किस तरह के सेंटिमेंट्स डेवलप हो रहे हैं इस पर खास तौर से हमें नज़र रखनी चाहिए। एशिया पैसिफिक का इन पर्टिकुलर अगर आप देखेंगे, ऑयल प्राइसेस है वो 2 हफ्ते के उच्चतम स्तर से ईज आउट ज़रूर हुए हैं, क्योंकि इन्वेस्टर्स टैरिफ को लेकर क्लैरिटी का इंतजार ज़रूर कर रहे हैं। $70 बैरल के आसपास आप देखेंगे ब्रेंट क्रूड। और इसी के साथ साथ बुलियन मार्केट की अगर बात करें, विदेशी बाजार में हम देख रहे हैं 1 वीक के लोज पर गोल्ड सिल्वर ट्रेंड करता हुआ। सो जिस तरह के सेफ हेवन सेंटिमेंट्स डेवलप होने चाहिए, सोने चांदी में फिलहाल हो नहीं रहे हैं। मार्केट पार्टिसिपेंट्स को अभी भरोसा है इक्विटी मार्केट, कैपिटल मार्केट्स पर। इस बीच हमारे साथ हमारे एक और एक्सपर्ट पैनल पर जुड़ गए हैं, हरीश जुजारे हमारे साथ। हरीश, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 आवर स्वदेश पर। सबसे पहले आप अपने ट्रेडिंग आइडियाज़ ही बताएं, बाजार खुलने में बस 12 मिनट का समय बचा है। गुड मॉर्निंग मानसी जी, और पैनलिस्ट को भी सारे को गुड मॉर्निंग। अगर देखा जाए तो कल के मार्केट ट्रेडिंग सेशन में लास्ट में थोड़ा बहुत बाइंग देखने मिला था और ऑलमोस्ट निफ्टी डे हाई के पास ओपन हुआ है, लेकिन मुझे लग रहा है कि ओवरऑल स्लाइटली और कंसोलिडेशन में ही रहेगा मार्केट। ऐसा कुछ ब्रेक थ्रू अभी तक दिख नहीं रहा है। मुझे लग रहा है कि साइडवेज टू पॉजिटिव कंसोलिडेशन में रहेगा निफ्टी। और अगर स्टॉक स्पेसिफिक की बात करते हैं, मेरे पास 2 स्टॉक्स है रडार पे। पहला स्टॉक है इंटरग्लोब एविएशन, इंडिगो। तो मुझे लग रहा है कि इंडिगो जो है पिछले हफ्ते में थोड़ा बहुत करेक्शन देखने मिला था, फिर से एक बार सपोर्ट्स के आसपास कल के ट्रेडिंग सेशन में बाउंस कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि इंडिगो करंट लेवल से बाय करना चाहिए। और वॉल्यूम्स भी थोड़ा बहुत कल के ट्रेडिंग सेशन में देखा जाए तो वॉल्यूम्स भी गेन करने दिखा था। तो मुझे लगा कि इंडिगो टारगेट्स के लिए रहेगा 6,000 का टारगेट रहेगा मेरा इमीडिएट बेस में, और 5,730 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए इंडिगो में बाइंग के लिए। और दूसरा स्टॉक रहेगा मेरा चोला फाइनेंस में। अगर चोला फाइनेंस में देखा जाए तो लास्ट कुछ दिनों से कंसोलिडेशन में है, नीचे के बेस बन चुका है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि चोला फाइनेंस भी एक स्टॉक करंट ले बाइंग के लिए हो सकता है। और टारगेट्स बनेंगे 1600 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 1500 का। ठीक है, 2 कॉल्स इस वक्त हरीश जी की तरफ से। इंटरग्लोब एविएशन 6000 तक के लक्ष्य एंटिसिपेट करके चल रहे, 5730 का स्टॉप लॉस जरूर मेंटेन कीजिएगा। 5815 के लेवल्स पर कल हमने देखा था। इंटरग्लोब एविएशन पर फोकस है और साथ साथ उनकी स्ट्रैटेजी जो है लगातार आपकी स्क्रीन पर हम फ्लैश कर रहे हैं। हमारे साथ चोला इन्वेस्टमेंट भी उनकी कॉल है 1525 के लेवल्स पर। थोड़ी देर में प्री ओपन लेवल्स जब सेटल होंगे 9:08 पर आपके सामने रखेंगे ज़रूर। 25,490 के निफ्टी में इस वक्त कामकाज खुलने की तैयारी, लेकिन इसे फ्रीज और सेटल होने देते हैं। शरद है हमारे साथ 9 के नौरत्न की सूची लेकर, उनसे जानते हैं कि 9 के नौरत्न में आज उन्होंने क्या ऐड किया है। शरद बताइए। तो बिल्कुल JSW स्टील पे नज़र रखिएगा। फर्स्ट क्वार्टर अपडेट जो है यहाँ पे स्ट्रेंथ देखने मिली है। प्रोडक्शन लगभग 14% बढ़ा है ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। वही टाटा स्टील की बात करें तो Q1 अपडेट्स में प्रोडक्शन वॉल्यूम जो है सपाट रहा है और भारत की डिलीवरी वॉल्यूम भी कहें तो यहाँ पे जो है ज़्यादा मूवमेंट देखने नहीं मिला है। न्यूट्रल टू नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक में आपको देखने मिलेगा। लेकिन फार्मा स्टॉक्स पे आप नज़र रखिएगा। डोनाल्ड ट्रंप ने थ्रेटन किया कि 200% टैरिफ्स जो है बढ़ा सकते हैं, लेकिन याद रखिए 12 से लेकर 18 महीने में जो है लागू होंगे। तो भारत के जो फार्मा प्लेयर्स हैं उन पे नज़र रखिएगा। लास्ट ट्रेडिंग सेशन में सेलिंग भी आया था। ट्रंप ने इम्पोज किया है 50% इम्पोर्ट ड्यूटी कॉपर प्राइसेस में। और नेट अगर देखें तो यहाँ पे हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता इन सारे स्टॉक्स के लिए जो थोड़ी नेगेटिव ज़रूर हो सकती है जिस तरह प्राइसिंग देखने मिल रहा है। तो फोकस में हिंदुस्तान कॉपर वेदांता रहेंगे और केबल वायर स्टॉक्स भी रहने वाले हैं जिस तरह पॉलीकैब
और हैवेल्स जैसे स्टॉक्स भी रहेंगे नज़र में। इसके अलावा बीएल ने इंडियन नेवी के साथ जो है बड़ा कॉन्ट्रैक्ट किया एनएमडीए प्रोजेक्ट को लेके, तो स्टॉक के लिए सपोर्टिव है। वही एचसीएल टेक ने भी वर्कडे पार्टनर के साथ चुने गए हैं और एआई रिलेटेड काम पे जो है ज़्यादा फोकस रहेगा। एलजी इक्विपमेंट स्मॉल कैप कंपनी है जहाँ पे एसबीआई म्यूचुअल फंड ने 0.57% स्टेक ली है। स्टॉक में और मोमेंटम आज देखने मिल सकता है। वही डिक्सन टेक लाइटेनियम के साथ करार किया है जो कि बिजनेस के ओईएम को लेके जो है प्रोडक्ट रहने वाली है, स्टॉक के लिए सपोर्टिव ज़रूर है। और आखिर में ऑयल गैस स्टॉक्स, ईटी नाउ स्वदेश की खबर पे मुहर भी लगी है। यहाँ पे पेट्रोलियम मंत्रालय ने एमएसआरसी से सुझाव मांगना शुरू कर दिया है। तो ये जो है अहम 9 के नवरत्न है जहाँ पे आज आपको एक्शन दिखेगा। शुक्रिया ये नवरत्न की सूची हमें बताने के लिए। तेल गैस शेयरों पर ईटी नाउ स्वदेश की एक्सक्लूसिव खबर और उसका असर, इसके अलावा डिक्सन टेक्नोलॉजीज पर भी नजर रखें जरूर। प्री ओपन में इस वक्त अगर आप देखेंगे 0.5% गेंस के साथ खुलने की तैयारी करता हुआ ये स्टॉक, अगर पोजीशन है इंटैक्ट बरकरार रखने की राय एक्सपर्ट की तरफ से आते हुए। शरण, डिलीवरी और बिरला सॉफ्ट दोनों ही स्टॉक्स पर अशेषा अभी ब्रोकरेज के रिपोर्ट्स बता रही थी। एक तो मोतीलाल ओसवाल ने कवरेज इनिशिएट की है डिलीवरी पर, टारगेट प्राइस 480 के वो सुझा रहे हैं और इसके पीछे के रैशनल भी बताए गए हैं जो अशेषा हमारे सामने रख भी रही थी। और दूसरा एंटिक ने इनिशिएट किया है कवरेज बिरला सॉफ्ट पर, टारगेट प्राइस 450 के, होल्ड रेटिंग बरकरार यहाँ पर रखी गई है। सो 480 के टारगेट्स एंटिसिपेट कर रही है ब्रोकरेज डिलीवरी के लिए और एंटिक एंटिसिपेट कर रही है 450 के टारगेट्स बिरला सॉफ्ट के लिए। वैसे आईटी स्पेस की बात हम कर भी रहे हैं और आईटी मेजर के साथ कल नतीजों के सीजन की ऑफिशियली शुरुआत भी हो जाएगी। आईटी मेजर के साथ मिड कैप आईटी पर भी बातचीत होती ही है। दोनों स्टॉक्स, एक तो बिरला सॉफ्ट और साथ ही डिलीवरी पर आपकी राय क्या होगी? मानसी जी, डिलीवरी का प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छा है। नीचे स्तरों से अराउंड 250 और लेवल से 400 के लेवल दिखा चुका है। हायर लो बनाते हुए चल रहा है, सब मूविंग एवरेजेस के ऊपर ट्रेड कर रहा है। काफ़ी वॉल्यूम अक्यूमुलेशन देखने मिली है लास्ट 3 महीनों में, तो मेरे तरफ से तो काफ़ी पॉजिटिव है प्राइस एक्शन। जिसने पोजीशन बनाई है डेफिनेटली होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस अपना 375 पे लेके जाइए ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस। अगर किसी न्यू पोजीशन बनानी है तो भी बना सकते हैं। मुझे लग रहा है आने वाले समय में आपको 450 के टारगेट्स देखने के मिल सकते हैं। प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है, डेफिनेटली बने रहिए, न्यू पोजीशन भी ऐड कर सकते हैं। बिरला सॉफ्ट की बात करें तो काफ़ी डिसेंट प्राइस एक्शन है। बाकी आईटी शेयरों से काफ़ी वीक मोमेंट है। और आप मानसी जैसे आप बात कर रहे थे, ज़्यादा फंडामेंटली भी ज़्यादा अपसाइड देखने को नहीं मिल सकता है। 450 के टारगेट्स ही दिए गए, तो मोर और लेस मुझे ज़्यादा अपसाइड नहीं लग रहा है। एक मूव आपको 450 के लेवल के ऊपर देखने को मिल सकता है, तब तक मुझे लग रहा है साइडवेज कंसोलिडेशन करेगा। और काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है अपने 200 डे ईएमए के आसपास 480 के लेवल्स पे, तो वहाँ पे आपको रेजिस्टेंस देखने को मिल सकती है। तो बिरला सॉफ्ट साइडवेज कंसोलिडेट कर रहा है, ब्रेकआउट अबाउट 450, टारगेट ऑफ 480 मैक्सिमम। और आपको पोजीशन बनानी है तो स्टॉप लॉस जरूर डालिए 400 ऑन अ डेली बेसिस। ठीक है, 400 रुपये का स्टॉप लॉस लगाइए आप बिरला सॉफ्ट के लिए। और हमने देखा था कि 450 रुपये के आसपास ही प्रेशर बना था, उसके ऊपर एक बार निकल जाए तो फिर 480 के भाव आपको बिरला सॉफ्ट में देखने को मिलेंगे। और डिलीवरी के टारगेट भी आपके स्क्रीन पर हैं। ये बाजार के लेवल ऑलमोस्ट सेटल हो गए हैं। निफ्टी की जो शुरुआत आज होगी करीब 25 अंक नीचे होगी, वैसा ही गिफ्ट निफ्टी भी इंडिकेट कर रहा था। निफ्टी बैंक की बात करें तो 50-60 अंक नीचे खुलने के संकेत मिल रहे हैं। आज हो सकता है कि फिर से एक कंसोलिडेशन वाला फेज हम देखें इंडेक्स के लेवल पर। बाकी स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट तो बाजार में हो रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत की बात है नहीं। एक और शेयर जहां पर हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बाइंग इंटरेस्ट फिर से बन रहा है, वो है इटर्नल यानी कि जोमैटो का शेयर। जोमैटो को लेकर राहुल जी आपसे व्यू जानना चाहेंगे। फिर से हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे तेजी इसमें हो रही है। हालांकि 300 रुपए के प्राइस हमने पहले भी देखे हैं, वहीं से शेयर गिरा था, 200 रुपए के आसपास आ गया था गिर के। इटर्नल आपको लगता है कि वेल प्लेस्ड है, सही भाव पर है और यहां से भी नई खरीद करनी हो तो कर सकता है? अच्छा ठीक है, राहुल से संपर्क टूट गया है, फिर से जोड़ने की कोशिश करेंगे। हरीश जी, आपका क्या व्यू होगा? इसके चार्ट्स क्या सजेस्ट कर रहे हैं इटर्नल के? अभिषेक जी, अगर इटर्नल के चार्ट स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए लास्ट कुछ दिनों से हायर टॉप हायर बॉटम कंसिस्टेंटली होल्ड कर रहा है और स्टॉक प्राइस बीच में थोड़ा रूमर्स की वजह से थोड़ा बहुत नीचे की ओर पिछला था, लेकिन मुझे वहां से 200 डे मूविंग एवरेज के आसपास से फिर से एक बार बाउंस बैक देखने मिल रहा है।
तो स्टॉक प्राइस में कोई ऐसा वीकनेस नहीं दिखा दे रहा है अभी तक, क्लियरली हायर टॉप हायर बॉटम होल्ड कर रहा है स्टॉक प्राइस। मुझे लग रहा है कि और तेजी हो सकती है आगे भी जाके, तो मुझे लग रहा है कि यहाँ से 280 के लेवल्स भी देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टर्म में। तो ओवरऑल तेजी है और किसी के पास बाय है तो होल्ड रखना चाहिए। तो सब अभी फिलहाल के सपोर्ट देखा है तो 250 के अराउंड है, मुझे लग रहा है 250 के ऊपर जब तक टिका है स्टॉक प्राइस कंटिन्यू अप ट्रेंड ही देखने मिल सकता है, और बाइंग है तो होल्ड रखना चाहिए और ऊपर की ओर स्टॉक प्राइस रिवाइज करते रहना चाहिए, क्योंकि जैसे जिस तरीके से मूवमेंट है मुझे लग रहा है कि हायर टॉप पर बॉटम, तो अभी फिलहाल के लिए 250 का स्टॉक के साथ होल्ड करना चाहिए और ऊपर की ओर 280 और 290 लेवल्स देखने मिल सकते हैं शॉर्ट टू मीडियम टर्म में। ठीक है, 280 290 के लेवल आ सकते हैं मीडियम टर्म में। इटर्नल के लिए 250 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगा के अगर आपके पास है शेयर तो इसको आप होल्ड करके चलिए। इटर्नल को लेकर ये व्यू। कल हमने देखा कि जो म्यूचुअल फंड कारोबार करने वाली जो कंपनीज होती हैं, यानी कि एएमसी एसेट मैनेजमेंट कंपनीज, उनमें अच्छी तेजी रही। एचडीएफसी एएमसी के शेयर में हमने तेजी देखी, यूटीआई एएमसी का शेयर भी चल रहा था, बाकी भी जो कंपनीज हैं वहाँ पर हम बाइंग देख रहे थे। और ख़बर ये आ रही है कि म्यूचुअल फंड्स के लिए सेबी नियमों को आसान कर सकता है, उनके कारोबार करने को लेकर जो रूल्स हैं उसमें थोड़ी सी ईजिंग आ सकती है, ऐसी खबरें आ रही थी, इसके चलते बाइंग हो रही थी। दूसरी चीज़ तो ये भी थी कि थोड़े लोग सेफर विकल्प अपनाते हैं, अगर इक्विटी में अगर रहना ही है तो ये भी हो रहा है, तो कल बाइंग आ रही थी। शरण, आपसे जानना चाहेंगे इस साल की बात करें तो एचडीएफसी एएमसी ने ठीक ठाक पैसे बना के दिए हैं, मतलब अगर ईयर टू डेट रिटर्न देखेंगे तो करीब 30% ये शेयर चल गया है और अपने बेंचमार्क्स को काफी अच्छे से बीट किया है। आपको लगता है कि आगे भी ये मोमेंटम कंटिन्यूड रहेगा और किसी को अगर लंबा सोचना हो तो बढ़िया स्पेस है ये? अभिषेक जी एकदम आपने सही कहा, एएमसी स्पेस बहुत ही अच्छा है, काफ़ी 5 साल के लिए काफ़ी अच्छा ग्रोथ दिख रहा है, ना ही के जैसा अभी के लिए। और जो जेन स्ट्रीट के साथ हुआ, मैं तो सारे व्यूअर्स को कहूँगा एफएनओ से हटिए और म्यूचुअल फंड की तरफ देखिए, वहाँ पे इन्वेस्टमेंट कीजिए, लॉन्ग टर्म वेल्थ भी बनता है। अभी कल के डेट में ही मेरा टॉपिक था एचडीएफसी एएमसी और आज मुझे लग रहा है गैप अप ओपनिंग दिखा रहा है, जिससे निवेश करना है डेफिनेटली मैं बोलूँगा निवेश कीजिए। आने वाले समय में अपना और ऑल टाइम हाई रीटेस्ट कर सकते हैं और पर्सनली आप टारगेट 5400 टू 5600 भी लेवल देख सकते हैं। ग्रोथ फंडामेंटली कंपनी बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, आने वाले 5 साल में ग्रोथ भी बहुत ही अच्छा रहेगा, तो डेफिनेटली निवेश के मौके है। बाय ऑन डिप्स की भी स्ट्रैटेजी बना सकते हैं, बहुत ही अच्छा रिटर्न दे सकते हैं आने वाले 5 साल में। एब्सोल्युटली, एएमसी स्टॉक्स पर नज़र होनी चाहिए, गिरावट में खरीदारी के मौके ढूंढे। किरण जी, क्विकली आपसे टीसीएस पर एक राय जानना चाहेंगे। ऑफिशियली कल टीसीएस के नंबर्स के साथ ही रिजल्ट सीजन की शुरुआत होने वाली है, नंबर्स से ठीक पहले टीसीएस आपको कैसा नजर आता है 3416 के लेवल्स? सी ओवरऑल टीसीएस की अगर हम बात करें तो चार्ट पैटर्न काफी वीक नजर आ रही है। एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है वो कहीं ना कहीं 3350 का है, अगर वो 3350 का लेवल ब्रेक होता है तो यहाँ पे करेक्शंस और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होंगे। तो मेरे हिसाब से रिजल्ट का वेट करते हैं और जिनके पास भी पोजीशन है वो 3350 के एक स्टॉप लॉस के साथ ही होल्ड करें। ठीक है, टीसीएस को लेकर वेट एंड वॉच की अप्रोच रहनी चाहिए और न्यू डील्स कैसे निकल के आती है इस पर नजर रहेगी। मार्जिन के फिगर्स कैसी कंपनीज रिपोर्ट करती हैं ये भी फोकस में रहेगा। हमने देखा है कि लोअर लेवल से अच्छी डिसेंट रिकवरी आ गई है आईटी स्टॉक्स में और इंडेक्स जो गिर के 30,000 पहुंच गया था वहां से अब ये बढ़ते बढ़ते करीब 22-24% के आसपास से रिकवरी आई है। 38-39,000 के आसपास का इंडेक्स आपको दिखेगा निफ्टी आईटी का, तो रिकवरी वहां पर है। देखते हैं कि नतीजे कैसे आते हैं। काफी हैपनिंग रहा ये क्वार्टर जो बीता है। चलिए बाजार की शुरुआत की तरफ बढ़ेंगे, 1 मिनट के आसपास का समय रह गया है और आज जो शुरुआत होगी निफ्टी की करीब 25 अंकों की गिरावट पर शुरुआत होने के संकेत हैं। निफ्टी बैंक की बात करें तो 56-57 अंक नीचे ये खुलेगा आज निफ्टी बैंक और फोकस में रहेंगे आज फार्मा वाले शेयर। हालांकि जो शुरुआती लेवल्स जो सेटल हुए हैं कोई बहुत ज़्यादा कोई ऐसे पैनिक वाले कोई घबराहट वाले नहीं है। ट्रंप ने 200% टैरिफ की बात की है लेकिन बाजार उसको हम देख रहे हैं कि डिस्काउंट करता हुआ दिख रहा है। एक बार ओपनिंग देखते हैं कैसी होती है। सन फार्मा करीब करीब 1% से भी कम की गिरावट पर यह शेयर खुलेगा। डॉक्टर रेड्डीज में करीब करीब 0.25% के आसपास की गिरावट पर आपको शुरुआत होती दिखेगी। एशियन पेंट्स को लेकर ब्रोकरेजेस का कन्विक्शन बढ़ रहा है और हाल फिलहाल हमने देखा है कि नेगेटिव न्यूज़ आई थी एशियन पेंट्स को लेकर। जब हम देखा था कि जेएसडब्ल्यू पेंट्स ने कुछ आरोप लगाए थे इनके ऊपर, बावजूद उसके शेयर में हमने अच्छी तेजी देखी थी और आज ये 1.5% ऊपर खुलने के संकेत दे रहा है शेयर। ये मेटल्स में हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील के अपडेट्स अच्छे आए थे, ये शेयर ऊपर खुलेगा करीब 0.5% की मोमेंटम के साथ खुलने के संकेत दे रहा है और बीएल में भी 0.5% तेजी पर शुरुआत होगी। बाजार के जैसे कि इंडिकेशंस थे गिफ्ट निफ्टी से शुरुआत हो गई है। निफ्टी
हरे निशान लाल निशान में फिलहाल आपको जूझता हुआ दिखेगा, 25,500 के आसपास टिका हुआ है। और निफ्टी बैंक की बात करें तो 57,200 के आसपास है। कोई शुरुआत में कोई ज़्यादा कोई दिक्कत बाजार में देख नहीं रहे हैं, लेकिन जरा फटाफट लेकर आइए एक बार फार्मा वाले स्टॉक्स की, वहाँ पर प्रदर्शन कैसा है। कुछ स्टॉक्स जो इंडेक्स के पार्ट हैं, डॉक्टर रेड्डीज और इसके अलावा सन फार्मा, वहाँ पर आप देखेंगे कि आधे से 1% के आसपास की गिरावट पर आपको कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कोई ज़्यादा कोई इसमें दिक्कत वाली चीज़ लग नहीं रही है। एक बार देखते हैं, सेटल होने देते हैं चीज़ों को। लेकिन आईटी के कल नतीजे हैं, कल टीसीएस के नंबर्स आ जाएंगे। उसके पहले थोड़ा सा वेट एंड वॉच वाला माहौल हम देख रहे हैं। विप्रो का शेयर आपको करीब 1% नीचे दिखेगा। एचसीएल टेक में करीब ½ % के आसपास की कमजोरी है। टाटा मोटर्स के अपडेट थोड़े से कमजोर आए थे। टाटा मोटर्स के शेयर में आज भी हम थोड़ा सा प्रेशर देख रहे हैं। लेकिन निफ्टी में इस वक्त एक भी ऐसा शेयर नहीं है जहां पर आपको 1% की गिरावट दिखे। निफ्टी सिर्फ 20 अंक नीचे। निफ्टी बैंक की बात करें सिर्फ 60 अंक नीचे। कल के लास्ट आवर के ट्रेड में बहुत अच्छी रिकवरी हमने दोनों के दोनों इंडेक्स में देखी थी। 25,500 के ऊपर निकला था निफ्टी, और निफ्टी बैंक हमने देखा था कि 57,200 के ऊपर एक बढ़िया क्लोजिंग मिली थी। आज फिर से आप देखिए कि जो कंजम्पशन वाले शेयर हैं बाजार को सपोर्ट देने का काम कर रहे हैं। एचयूएल करीब 1.5% ऊपर है। एशियन पेंट्स में करीब 1% की तेजी है। इसके अलावा आप देखेंगे नेस्ले का शेयर करीब 0.25% ऊपर कारोबार कर रहा है। फार्मा में एक शेयर जो इंडेक्स का पार्ट है सिप्ला, आपको हरे निशान में आज टिकता हुआ दिखेगा। इसके अलावा वरुण बेवरेजेस ऊपर है करीब 1.5% ऊपर, और फार्मा में ल्यूपिन, अरविंदो, बायोकॉन, ये तमाम शेयर आज आपको ऊपर कारोबार करते हुए दिखाई देंगे। डिक्सन ने एक पार्टनरशिप की है सिग्निफाई के साथ अपने लाइटिंग वाले वेंचर को लेकर, तो डिक्सन के शेयर में हम देख रहे हैं कि करीब 1.25% के आसपास की मजबूती वहां पर भी है। और डिफेंस वाले जो शेयर कल हम थोड़ी स्ट्रेंथ देख रहे थे, एचएल आज भी करीब आपको 1% ऊपर कारोबार करता हुआ दिखेगा। तो फार्मा में कोई प्रॉब्लम ऐसा लग नहीं रही है। लोअर लेवल से बहुत ही अच्छी रिकवरी आपको फार्मा में देखने को मिलेगी। एक बार डॉक्टर रेड्डीज को और सन फार्मा को भी लेकर आइए। देखिए निफ्टी फार्मा कितनी 0.25% ऊपर, नीचे नहीं है। ये 200% जो टैरिफ की बातचीत हो रही थी, हमने तो सुबह के सत्र में ही आपको कह दिया। शरण ने भी कहा था कि नहीं, बाय ऑन डिप्स की अपॉर्चुनिटी बनेगी अगर ये शेयर भारी गिरावट पर खुलते हैं तो। लेकिन इंडेक्स आपको ऊपर दिखेगा और ज्यादातर जो शेयर हैं आप अच्छी तेजी के साथ कारोबार होते हुए देखेंगे। सन फार्मा ½ % नीचे था, लेकिन अब सपाट कारोबार इस वक्त कर रहा है। निफ्टी 36 अंक नीचे है। निफ्टी बैंक की बात करें 116 अंक नीचे है। एडवांस डिक्लाइन रेशियो आज बेहतर है, 1178 शेयर ऊपर है, 946 शेयर नीचे हैं। ट्रंप के टैरिफ को लेकर, ट्रंप की धमकियों को लेकर बाजार कहीं न कहीं नजरअंदाज कर रहा है और स्ट्रेंथ लूज नहीं कर रहा है। थोड़ी बहुत आज आप गिरावट बाजार में देख रहे हैं। बड़ा एक्शन कहाँ है, जरा ये एक बार देख लेते हैं। उसके बाद अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और उनसे समझेंगे कि बाजार में ओपनिंग ट्रेड में आपके लिए मौके कहाँ पर बनेंगे। शुरुआत में अगर आप NSE 500 की कंपनीज को देखेंगे तो गार्डन रीच करीब 2% ऊपर दिखेगा। एलगी इक्विपमेंट में 2% के आसपास की तेजी है। फार्मा में ल्यूपिन करीब 1.25% ऊपर ये शेयर आपको दिखेगा। वरुण बेवरेज को लेकर रिपोर्ट अच्छी आई, करीब 1.5% ऊपर ये शेयर है। एचयूएल ऊपर आपको दिखेगा, बायोकॉन का शेयर भी ऊपर है। और BSE 3 सत्र से जो लगातार गिरा था BSE का शेयर आज जाके संभला है और करीब आधे से पौने % के आसपास की मजबूती आपको दिखेगी। यूनियन बैंक का शेयर करीब 5% आज के सत्र में कमजोर है। इसके अलावा हम देख रहे हैं कि गोदरेज प्रॉपर्टीज कमजोर है। मिड कैप आईटी में एम्फेसिस में कमजोरी है। वायर एंड केबल वाले शेयर हैं थोड़ी गिरावट का शिकार हो रहे हैं। KEI इंडस्ट्रीज 1.5% नीचे है, लेकिन कोई ज्यादा गिरावट देखने को मिल नहीं रही है। विप्रो, रेमको सीमेंट कुछ और शेयर हैं जहां पर हम देख रहे हैं कि 1% के आसपास की आज के सत्र में आपको नरमी देखने को मिलेगी। आज अगर हम सेक्टोरल अगर हम मूवमेंट की बात करें, रियल एस्टेट का पैक आपको थोड़ा कमजोर दिखेगा, 1% के आसपास की गिरावट वहां पर है। मेटल इंडेक्स करीब ½ % नीचे है। आईटी इंडेक्स में भी करीब ½ % के आसपास की नरमी है। और निफ्टी बैंक की बात करें 0.25% नरमी आपको वहां पर दिखाई देगी। लेकिन जहां पर बाइंग है कंज्यूमर ड्यूरेबल शेयर में थोड़ी बाइंग हो रही है। निफ्टी फार्मा आपको ऊपर दिखेगा इंटरेस्टिंगली, करीब 0.25% ऊपर ये है। निफ्टी FMCG में बाइंग है और पावर वाले शेयरों में चुनिंदा बाइंग हो रही है। तो चलिए, कोई ज्यादा बाजार में ना तो बहुत तेजी है ना तो बहुत कोई निराशा का माहौल है। अपने एक्सपर्ट्स के पास चलेंगे और ये जानेंगे कि अगर आपको शेयरों में ट्रेड करना है तो मौके कहां पर हैं। सॉलिड लेकर आएंगे ओपनिंग ट्रेड्स। चलिए, फ्लैट कामकाज शुरुआत निफ्टी में जरूर हुई है। 25,500 के लेवल्स को इंटैक्ट रखने की कोशिश जरूर करता हुआ निफ्टी, और बैंक निफ्टी भी 57,200 के इर्द गिर्द ही मंडराता हुआ
फियर इंडिकेटर इंडिया विक्स पर भी नजर जरूर रखें। रिलीफ है 12 के लेवल यानी कंफर्ट लेवल के नीचे है और इसी के चलते इंडिया विक्स में काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कोई वॉलेटिलिटी नहीं नजर आ रही है और कंफर्ट लेवल्स के आसपास ही और स्पाइक अप्स नहीं है विच इन इटसेल्फ इज अ रिलीफ। लेकिन शुरुआत के बाद से बाजार में गिरावट इस वक्त गहराती हुई 57,131 के लेवल्स हम बैंक निफ्टी पर देख रहे हैं। निफ्टी में भी बिकवाली का दबाव। चलिए सीधा हमारे एक्सपर्ट से जानते हैं कि इस शुरुआत को वो कैसे देखते हैं और शुरुआत में उनके ओपनिंग ट्रेड्स क्या है। शरण, शुरुआत आपसे ही करेंगे। देखिए निफ्टी आईटी इंडेक्स जो है एब्सोल्युटली डाउन ट्रेंड्स दिखाते हुए कल नतीजों की शुरुआत आईटी पैक से ही होने वाली है, उससे ठीक पहले बाजार में इस तरह की चाल कैसे देख रहे हैं आप मार्केट को और आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? तो कल के रैली के बाद आई थिंक थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आपको देखने को मिल सकती है। मॉर्निंग में जो हो ही रही है, मुझे नहीं लग रहा है वो ज़्यादा समय तक चलेगी। और आईटी की बात करते हैं तो वैसे ही रिजल्ट सीज़न आ रहे हैं, मेरे को लगता है सब थोड़ा ऑफलोड कर रहे हैं, वेट करेंगे मैनेजमेंट कमेंट्री की। बाकी ट्रेड की बात करें, मुझे जियो फाइनेंस आज के लिए बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी अच्छे मूवमेंट के साथ ओपनिंग की है, ओपन लो का कैंडल बना रहा है, 330 के आसपास चल रहा है। आप 325 का स्टॉप लॉस रख के, या 326 331 का रेट है, 326 का स्टॉप लॉस रखिए। टारगेट आने वाले समय में आपको 336 और 342 के लेवल्स देखने को मिल सकता है। तो जियो फाइनेंस मेरा पहला बाय होएगा। सेकंड में एक कॉन्ट्रा या शॉर्ट कॉल देना चाहता हूँ गेल लिमिटेड के प्राइस एक्शन को देख रहे लग रहा है काफ़ी नेगेटिव प्राइस एक्शन इंट्राडे में 3 दिनों में काफ़ी ऊपरी स्तरों पे सेलिंग देखने को मिली है। तो गेल में आप एक शॉर्ट पोजीशन बना सकते हैं 190 के लेवल्स के लिए। स्टॉप लॉस आपका रहेगा 195, टारगेट रहेगा 185 और 180 के लेवल्स के लिए। एक अपसाइड और एक डाउन साइड खरीदारी की राय जियो फाइनेंशियल सर्विसेज में इन स्तरों पर करके चल सकते हैं। 336 पहला लक्ष्य, 342 तक जाने का दमखम रखता है ये स्टॉक। 331 के लेवल्स पर हम देख रहे हैं 0.5% to 1% गेंस के साथ शुरुआत होती हुई और गिरावट यहाँ से फर्दर नजर आती है गेल में। तो यहाँ पर एक शॉर्ट कॉल सेल की स्ट्रैटेजी आती हुई शरण लेलानी की तरफ से 185 पहला लक्ष्य, उसके बाद 180 तक भी लुढ़क सकता है। 195 का स्टॉप लॉस लगाइएगा जरूर। किरण जी, अभी बाजार खुलने से जस्ट पहले जब आईटी या पर्टिकुलरली स्पेस पर स्क्रिप्ट वाइज मैंने आपसे राय पूछी थी, आपने कहा था कि वेट एंड वॉच का सिनेरियो रखना चाहिए और बिल्कुल सही सटीक राय आपकी। इस वक्त अगर आप देखें आईटी में हम देख रहे हैं गिरावट है। आप बताइए आपकी तरफ से इस वक्त ओपनिंग ट्रेड्स में आपने क्या शामिल किया है? सो कंज्यूमर ड्यूरेबल के अंदर आप इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल देखोगे तो वोल्टास काफी अच्छा लग रहा है। वोल्टास का आप चार्ट पैटर्न देखोगे तो एक राउंडिंग बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। स्टॉक में काफी लंबे समय से एक टाइम करेक्शन चल रहा था। अप्रैल मई के महीने के अंदर जब समर होता है तभी ये स्टॉक लो लेवल के ऊपर भी ट्रेड कर रहा था इवेंचुअली। अब वहां से एक हाई टॉप हाई बॉटम पैटर्न बना रहा है। स्टॉक अपनी लॉन्ग टर्म एंड शॉर्ट टर्म मूविंग एवरेजेस लाइक 150 के ऊपर ट्रेड कर रहा है। मोमेंटम इंडिकेटर ओवरबॉट जोन के अंदर है, बट एक स्ट्रॉन्ग ओपिनियन है यहाँ से स्टॉक में अच्छी खासी मूवमेंट आनी चाहिए। तो करंट मार्केट प्राइस या कोई भी गिरावट आती है 1360 तक तो लॉन्ग करना चाहिए। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस आप 1340 का मेंटेन कीजिए और 2 से 3 दिन में आप ऊपर में 1400 प्लस तक के टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हो। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली वोल्टास के अंदर लॉन्ग करके जाना चाहिए। बिल्कुल पॉजिटिव मूव्स हैं और एक महीने के भीतर ही अगर आप देखेंगे स्टॉक ने ऑलमोस्ट 10% के रिटर्न्स दिखाए हैं। आज एक एंट्री अपॉर्चुनिटी दे रहा है। लॉन्ग टर्म बेट मानकर चले 1367 के लेवल्स पर खरीदारी के मौके ढूंढ सकते हैं। 1410 के टारगेट्स आपको वोल्टास में नजर आ सकते हैं। स्टॉक ने पिछले एक महीने में परफॉर्मेंस दिखाई है, मोमेंटम जारी रहने के आसार है। हरीश जी, आपकी तरफ से ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? मानसी, अगर देखा है तो मेरे रडार पे 2 स्टॉक्स है। एक है क्यूमिंस। देखिए लास्ट कुछ दिनों से हमें कंटिन्यूस बाइंग रेकमेंड कर रहे हैं। लग रहा है कि आज के ट्रेडिंग सेशन में भी आज पॉजिटिव खुला है क्यूमिंस। लग रहा है कि और भी तेजी हो सकती है, तो करंट लेवल्स पे बाइंग कर सकते हैं बिल्कुल। अगर इमीडिएट बेस में टारगेट्स देखा है तो मुझे लग रहा है कि 3570 का। अगर पोजिशनल बेस में देखते हैं तो मुझे लग रहा है कि इसमें पोटेंशियल और भी है कि 3700 तक भी जा सकता है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि क्यूमिंस को बाय करना चाहिए। एक ऑलरेडी 200 डे मूविंग एवरेज 50 डे मूविंग एवरेज क्रॉस हो चुका है। मुझे लग रहा है कि एक स्ट्रेंथ दिखाई दे रहा है क्यूमिंस इंडिया में। तो मुझे लग रहा है कमिंस बाय करना चाहिए और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 3400 का और होल्ड करना चाहिए टारगेट्स के लिए 3570 और 3670 के लिए। नेक्स्ट बनेगा मेरा स्टॉक है एनटीपीसी। देखिए लास्ट एनटीपीसी भी अगर देखा जाए तो कंसोलिडेशन से बाहर निकला हुआ है स्टॉक प्राइस। मुझे लगा यहाँ पे थोड़ा मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है एनटीपीसी में और सारे पावर स्टॉक्स में भी थोड़ा देखा जाए तो मोमेंटम बिल्टअप हो रहा है। मुझे लग रहा है कि ऊपर के ओर टारगेट बनेंगे 355 का और स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 337 का और एनटीपीसी बाय करना चाहिए करंट लेवल्स पे।
कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज आते हुए कमिंस इंडिया पर भी खरीदारी की राय हमारे मेहमान ने दी, लेकिन इसके अलावा रियल एस्टेट सेक्टर पर भी नजर डालते हैं। सबसे ज्यादा बिकवाली इसी सेक्टर में आज के सत्र में दिखी है। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 1% से ज्यादा की गिरावट के साथ कारोबार करता हुआ और कई सारे इंडिविजुअल स्टॉक्स जहां पर कमजोरी दिखी है। फीनिक्स मिल्स करीब 3% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टीज, शोभा, ओबेरॉय रियल्टी सभी स्टॉक्स लाल निशान में कारोबार करते हुए। किरण जी, क्या राय होगी आपकी इन रियल एस्टेट स्टॉक्स पर और गिरावट के बाद क्या अब खरीदारी के मौके बनेंगे इन स्टॉक्स में? मेरे हिसाब से डीएलएफ एंड ओबेरॉय रियल्टी दोनों के ऊपर ध्यान दिया जा सकता है। डीएलएफ की अगर हम बात करें तो स्टॉक में एक स्टेडी राइज आने के बाद डेफिनेटली प्राइस करेक्शन आता है या तो एक साइडवेज जोन में जाता है, तो उसी प्रकार से डीएलएफ एक डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न बना रहा है। लेकिन कल के सत्र में जो एक अपस्विंग आया था उसको देखते हुए लग रहा है कि यहाँ पे डीएलएफ तैयार हो रहा है एक नेक्स्ट अपस्विंग के लिए, बट एक कंडीशनल बाय रहेगा। 840 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है। मेरे हिसाब से ऊपर में 845 का लेवल ध्यान रखिए जो 20 दिन की मूविंग एवरेज भी है। अगर 840 के ऊपर स्टॉक निकलता है तो मेरे हिसाब से आप लॉन्ग कर सकते हो। स्टिक स्टॉप लॉस जो हमें रखना है वो 830 का रखना है। 830 के स्टॉप लॉस के साथ 845 के ऊपर आप लॉन्ग कीजिए और ऊपर में वापस ये 880 890 तक के लेवल्स आपको दिखा सकता है। तो डीएलएफ लुक्स प्रॉमिसिंग एट करंट मार्केट प्राइस। तो नजरिया डीएलएफ पर पॉजिटिव, करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी के मौके बन सकते हैं, लेकिन एफएमसीजी सेक्टर के चुनिंदा स्टॉक्स में आज तेजी है। एचयूएल 1.5% चढ़कर निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स के टॉप गेनर्स में शामिल। जीसीपीएल यानी गोदरेज कंज्यूमर प्रोडक्ट्स और वरुण बेवरेजेस इन स्टॉक्स में भी अच्छा एक्शन दिखा है। शरण, क्या राय होगी आपकी इन एफएमसीजी सेक्टर के कुछ स्टॉक्स पर? एचयूएल, जीसीपीएल, वरुण बेवरेजेस, कोई पोजिशनल ट्रेड बनेगा यहाँ पर? तो आशीषा, आज का मेरा टॉपिक ही एफएमसीजी स्पेस से था। डाबर ओपनिंग काफ़ी अच्छी की है। डेफिनेटली एचयूएल भी बहुत ही अच्छा लग रहा है, अपने 200 डे मूविंग एवरेज को ब्रेक किया है। काफ़ी प्राइस एक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। एक इनसाइड बार देने के बाद उसको भी ब्रेकआउट किया, तो मुझे लग रहा है आने वाले समय में आप एफएमसीजी में एक री रेटिंग देख सकते हो। जैसे मैं सुबह कह रहा था, जो रेट कट्स के फ़ायदे हैं, जो टैक्स कट के फ़ायदे हैं, अभी आगे वाले समय में ट्रिकल डाउन होते हुए दिखेंगे। तो मुझे लग रहा है एक टोटल सेक्टर का री रेटिंग होगा। काफ़ी समय से कंसोलिडेट कर रहा था, अभी सब एक कंसोलिडेशन ब्रेकआउट दे रहे हैं। तो सेक्टर का व्यू काफ़ी पॉजिटिव है। अगर किसी पोजीशन बनानी है डेफिनेटली बना सकते हैं। ठीक है, काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है ये सेक्टर भी है। आज हम देख रहे हैं कि जो कंज्यूमर वाले कुछ स्टॉक्स हैं अच्छे आज परफॉर्म कर रहे हैं। एचयूएल, वरुण बेवरेजेस, एशियन पेंट्स, इसको अपनी लिस्ट में जगह दी थी जेफरीज ने, और इन तीनों शेयरों में आज के सत्र में हम तेजी देख रहे हैं। वरुण बेवरेजेस पर किरण जी आपका व्यू चाहिए। ये भी एक रेंज में रहा है शेयर ये। क्या आपको लगता है कि जो भी वीकनेस थी या फिर जो भी कंसोलिडेशन था वो खत्म हो गया है और वरुण बेवरेजेस यहाँ से चलने के लिए तैयार है? वरुण बेवरेजेस दूसरी बार एक फॉलिंग वेज चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है। कहीं ना कहीं 20 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर लगातार 2 दिन से सस्टेन है। एक बार के लिए लॉन्ग किया जा सकता है क्योंकि मोमेंटम इंडिकेटर के ऊपर आप देखोगे तो एक बुलिश डाइवर्जेंस भी हमें देखने को मिल रहा है। तो इवेंचुअली यस, देयर आर चांसेस कि हम यहाँ से एक अपस्विंग देख सकते हैं, लेकिन ये डाउन ट्रेंड खत्म हुआ कि नहीं उसके लिए थोड़ा वेट एंड वॉच करना पड़ेगा। लेकिन ओवरऑल रिस्क रिवॉर्ड रेशियो काफी अच्छा है। तो 440 या तो 450 के स्टॉप लॉस के साथ करंट मार्केट प्राइस से आप लॉन्ग कीजिए। ऊपर में एटलीस्ट ये 500 तक जा सकता है, और अगर ये 500 का लेवल के ऊपर सस्टेन हो जाता है, विच इज द 100 डेज मूविंग एवरेज आल्सो, तो उसके बाद हम डेफिनेटली कह सकते हैं कि उसका डाउन ट्रेंड खत्म हो चुका है। तो एटलीस्ट यहाँ से 500 के टारगेट के लिए तो लॉन्ग किया जा सकता है विद स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस ऑफ 450। ठीक है, स्टॉप लॉस 450 वरुण बेवरेज के लिए। 465 रुपए का फिलहाल भाव आपको दिखेगा। बीएसई में लगातार 3 दिन की गिरावट हमने देखी थी, 15% ये शेयर टूटा था। आज हम देख रहे हैं कि संभल के फिर से 2500 रुपए के ऊपर ये लौट आए हैं और जो तेजी है करीब 2.5% के आसपास की है बीएसई के शेयर में। हरीश जी, बीएसई चलेगा या फिर ये बाउंस सस्टेन कर नहीं पाएगा, क्या लग रहा है आपको? अभिषेक जी, अगर बीएसई देखिए लास्ट कुछ दिनों से एक शानदार रैली देख चुका है, वहां से थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल रहा है स्टॉक प्राइस में। तो मुझे लग रहा है कि ये यहाँ पे थोड़ा बहुत और प्रॉफिट बुकिंग देखने मिल सकता है, क्योंकि सपोर्ट जोन बन रहे हैं इसमें 2300 के अराउंड। लग रहा है कि वहां तक मुझे लग रहा है और फिसल सकता है स्टॉक प्राइस। तो मुझे लग रहा है कि अभी तक ओवरऑल स्टार्ट सकता है, अभी पॉजिटिव है, लेकिन जो भी है एक करेक्शन है। जिस तरीके से रैली देखने मिला था, एक वर्टिकल रैली, तो उसके बाद एक करेक्टिव फेज है। तो मुझे लग रहा है कि और थोड़ा करेक्शन देखने मिल सकता है। थोड़ा वेट करना चाहिए किसी को बाय करना है तो डिप्स के लिए। सो मुझे लग रहा है कि नीचे के सपोर्ट्स
2300 के अराउंड है, तो उस लेवल्स पे आता है तो फिर से एक बार ऐड कर सकते हैं स्टॉक प्राइस को। तो ओवरऑल चार सेक्टर में मेरे हिसाब से अभी भी तेजी का ही है, लेकिन डिप्स में बाय करने की राय रहेगी बीएससी में। गिरावट में खरीदारी के मौके बीएससी लिमिटेड में साइडवेज एक्शन दिखाने के बाद आज इस स्टॉक में हम देख रहे हैं मजबूती करीब 2.5% की 2537। काफ़ी दिनों से कमज़ोरी का शिकार, लेकिन अब बीएससी लिमिटेड में अगेन एक देख रहे हैं रन अप हम कितना सस्टेन करता है, इस पर नज़र ज़रूर रखेंगे। लेकिन आज सेक्टर स्पेसिफिक बाजार की चाल को अगर समझने की कोशिश करेंगे, एफएमसीजी, फार्मा, ऑटोमोबाइल स्पेस और साथ ही एनर्जी सेक्टर लगातार हम देख रहे हैं हर सेशन में अच्छी खासी मजबूती का रुझान दिखाता है। लेकिन आउट परफॉर्मेंस जो है वो एफएमसीजी पैक से आज देखने को मिली है। इसमें वरुण बेवरेजेस, जिसका अभी हमने जिक्र किया, उसके ठीक साथ साथ हम देख रहे हैं डाबर, जो हमारे एक्सपर्ट्स के भी रेडार पर रहा, और कोलगेट पामोलिव के स्टॉक प्राइस में भी करीब 0.5% के गेंस के साथ कामकाज देखने को मिला है। एक बार आपसे जानना चाहेंगे किरण जी, डाबर के साथ साथ कोलगेट पामोलिव और ब्रिटानिया के स्टॉक्स जो हैं वहाँ पर भी अच्छी एक्शन तेज़ी है। सीजनलिटी फैक्टर जो है वो प्ले आउट होगा ज़रूर, और इसी के चलते कंजम्पशन का स्पेस विद ऑनसेट ऑफ मॉनसून, कंजम्पशन, फर्टिलाइजर, ट्रैक्टर, ये सब फोकस रेडार पर रहेंगे। इन पर्टिकुलर एफएमसीजी पैक पर आपका टेक क्या होगा? सिर्फ ब्रिटानिया की पहले मैं बात कर देना चाहता हूँ। तो ब्रिटानिया कहीं ना कहीं एफएमसीजी के अंदर एक आउट परफॉर्मर था। करंट मार्केट प्राइस से तो कोई व्यू नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी इसने डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट 5300 के ऊपर दिया था, उसके बाद अभी 5800 के आसपास चल रहा है। तो यहाँ पे एक मूव आ चुका है। रिसेंटली जो एक डाउनफॉल था उसमें आउट परफॉर्मर था। अब एट करंट मार्केट प्राइस डेफिनेटली मुझे लग रहा है कि कोलगेट एंड डाबर के ऊपर ध्यान देना चाहिए, क्योंकि काफी पिटे हुए शेयर्स है, और कहीं ना कहीं हमें लग रहा है कि यहाँ से एक बार के लिए जो ये लगातार परफॉर्मेंस है उसको कैचअप रैली आ सकती है। डाबर आप देखोगे तो लंबे समय के बाद 200 दिन की मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन हो रहा है। एक इमीडिएट लेवल के ऊपर 500 का सपोर्ट जो था वो रेजिस्टेंस बना हुआ था, वो वापस सपोर्ट बना हुआ है। सो डाबर के ऊपर आप ध्यान दे सकते हो। करंट मार्केट प्राइस या कोई भी गिरावट से बाई कीजिए, 500 का एक्स्ट्रा स्टॉप लॉस रखिए, और ऊपर में कहीं ना कहीं आपको 550 570 के टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। दूसरा, कोलगेट की अगर हम बात करें तो कोलगेट में भी एक छोटा सा राउंडिंग बॉटम पैटर्न या डबल बॉटम पैटर्न ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। तो 2450 2460 के आसपास ट्रेड कर रहे हैं। करंट मार्केट प्राइस से लॉन्ग कीजिए 2400 के स्टॉप लॉस के साथ, और ऊपर में जो डेली चार्ट के ऊपर गैप क्रिएटेड है 2600 तक का, वहां तक के टारगेट आपको कोलगेट में भी देखने को मिल सकते हैं। तो कोलगेट एंड डाबर वुड बी द बेस्ट राइट टू टेक इट। बिल्कुल, समय से पहले सही समय पर और सही राय आपके लिए। डाबर पर शरण ने भी अपना टेक दिया था, और अब किरण जी की भी मोहर लगती हुई एफएमसीजी पैक में एक्शन है, और इस एक्शन पर फोकस ज़रूर होना चाहिए। कोलगेट पामोलिव के स्टॉक प्राइस में भी 0.5% के गेंस आप देख रहे हैं। 2600 तक के लेवल्स यहाँ पर नजर आ सकते हैं। 2460 के लेवल्स पर 0.5%, ऑलमोस्ट 0.5% गेंस पर ये स्टॉक ट्रेड करता हुआ। इस बीच जहाँ बीएससी लिमिटेड की बात कर रहे थे, आज एक्सचेंज एंसिलरी वाले सारे स्टॉक्स जो हैं वो अच्छा एक्शन दिखा रहे हैं। इसमें एंजल वन, कैम्स, CDSL, इन तमाम स्टॉक्स को आप जोड़ लें, और अच्छी तेज़ी के बीच शार्प अपसर्ज के साथ ये स्टॉक्स जो हैं वो ट्रेंड करते हुए आपको नजर आएंगे। तो बीएससी लिमिटेड में तो तेज़ी है ही, इसके अलावा भी एक्सचेंज एंसिलरी स्टॉक्स में आज मजबूती के साथ शुरुआत ज़रूर हुई है। हमारी पैनल पर लक्ष्मीकांत शुक्ला जी जुड़ गए हैं। लक्ष्मीकांत जी, गुड मॉर्निंग, स्वागत है आपका 18 हाउस स्वदेश पर। आपके ओपनिंग ट्रेड्स क्या होंगे? सुप्रभात मानसी जी। सो आज के हमारे ओपनिंग ट्रेड है IRCTC। सो यहाँ पर हमें एक रेंज ब्रेकआउट आता हुआ दिखाई दे रहा है, और करंटली इस स्टॉक ने अपने 200 DMA लेवल को भी रिक्लेम किया है। तो ओवरऑल जो सेटअप है वो बुलिश साइड का ही नजर आ रहा है। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे हम IRCTC को बाय करके चल सकते हैं। इसमें जो हमारे स्टॉप लॉस हैं वो आ रहे हैं 770 के, और जो अपसाइड के जो टारगेट है वो निकल कर आ रहे हैं 830 का। तो मुझे लगता है कि IRCTC में बाइंग मोमेंटम आने वाले समय में दिखाई दे सकता है। दूसरा जो स्टॉक है वो इंजीनियर्स इंडिया है, लेकिन जब ये मैंने रिकमेंड किया था तो अराउंड 240 242 के आसपास चल रहा था, अभी थोड़ा सा बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अगर ये फिर से 240 242 के जोन में आता है तो फिर वहां से बाइंग करके चलना चाहिए इंजीनियर्स इंडिया को, और उसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 235 का, और जो अपसाइड के जो टारगेट निकल कर आ रहे हैं वो निकल कर आ रहे हैं 250 तक के। ठीक है, तो ये नज़रिया इंजीनियर्स इंडिया और इसके अलावा कई सारे स्टॉक स्पेसिफिक आइडियाज़ जो लक्ष्मीकांत शुक्ला जी ने दिए। लेकिन इसके अलावा यूनियन बैंक ऑफ इंडिया इस स्टॉक पर नज़र डालेंगे। 4% की गिरावट के साथ निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप लूजर्स में ये स्टॉक शामिल है। हरीश, क्या राय होगी आपकी यूनियन बैंक पर? 144 के आसपास स्टॉक अभी कारोबार करता हुआ।
अजय जी, अगर देखा जाए तो इंडियन बैंक ऑफ इंडिया एक रेंज में फंसा रहता है। स्टॉक प्राइस ऊपर की ओर 156 और नीचे की ओर 140 138 के अराउंड बेस बन रहा है। तो मुझे लग रहा है कि अभी भी इसी कंसोलिडेशन में है रेंज। हाँ, आज के दिन में ऑलमोस्ट 4% का डाउन टिक देखने मिल रहा है, लेकिन मुझे लग रहा है कि अभी भी सपोर्ट जो है 139 के अराउंड है। जब तक इसके ऊपर टिका हुआ है तो मुझे लग रहा है कि फिर से एक बार रिकवरी देखने मिल सकता है। तो इमीडिएट बेस में 139 के अराउंड सपोर्ट जोन से तो उसके स्टॉक मेंटेन करना चाहिए किसी के पास लॉन्ग है तो मुझे लग रहा है कि ओवरऑल अभी फिलहाल देखा जाए तो एक नो ट्रेडिंग जोन में है। तो मुझे लग रहा है कि कंसोलिडेशन कंटिन्यू रह सकता है इसी रेंज में। तो नीचे के बेस जैसे बताया कि 139 और ऊपर के और 155 इसी रेंज में रह सकता है कुछ टाइम पीरियड के लिए यूनियन बैंक। ऐसा मेजर कोई ट्रेंड रिवर्सल अभी तक दिखाई नहीं दे रहा है। अगर डिप्स आता है तो बिल्कुल बाइंग कर सकते हैं जो भी 130 140 के अराउंड। तो नीचे के स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहिए 139 138 के आसपास यूनियन बैंक। ठीक है, तो बाय ऑन डिप्स की रणनीति यूनियन बैंक पर। स्टॉक 4.5% की गिरावट के साथ आज के सत्र में कारोबार करता हुआ, लेकिन इस बीच गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर भी नजर डालेंगे। 4% की शानदार तेजी आज के सत्र में दिखी है। 2940 के लेवल्स के आसपास स्टॉक कारोबार करता हुआ। लक्ष्मीकांत जी, क्या राय होगी आपकी गार्डन रीच शिप बिल्डर्स पर? निफ्टी 500 इंडेक्स के टॉप गेनर्स में ये स्टॉक शामिल है आज। देखिए, आज हमें मोस्ट ऑफ द डिफेंस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। उसी में से गार्डन रीच बिल्डर भी है। यहाँ पर हमें एक स्टेबिलिटी आती हुई दिखाई दे रही है 50 DMA लेवल्स के पास, और वहाँ पर जो आज का फॉर्मेशन है काफी पॉजिटिव नजर आ रहा है। बुलिश बेल्ट होल्ड कैंडलस्टिक का फॉर्मेशन है। तो मुझे लगता है कि 2750 के स्टॉप लॉस के साथ यहाँ पर बाइंग रिकमेंडेशन दिया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं यहाँ पर 3210 के। तो मुझे लगता है कि जब तक 2750 के ऊपर ये ट्रेड करता है तो हमें आने वाले समय में अपसाइड के मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। ये जो 3210 है इसका इनिशियल हर्डल है। अगर इसके ऊपर ब्रेक थ्रू मिलता है तो फर्दर अपसाइड के मोमेंटम बिल्टअप होते हुए देख सकते हैं हम गार्डन रीच बिल्डर में, जो कि इसको पुश करेंगे टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 3350 टू 3400। तो मुझे लगता है कि करंट लेवल्स पे बाइंग मोमेंटम हम देख सकते हैं GRSE में। और वहीं पर इसी बीच का एक और स्टॉक है HAL। तो यहाँ पर भी अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल रहा है। यहाँ पर भी हम बाइंग रिकमेंड कर सकते हैं अराउंड द लेवल्स ऑफ 5020 टू 5040 के जून के आसपास। इसमें जो स्टॉप लॉस रहेगा वो रहेगा 4780 का, और जो अपसाइड के टारगेट आते हुए दिखाई दे रहे हैं वो 5450 से लेकर 5500 जून तक हम देख रहे हैं। HAL को लेकर, गार्डन रीच को लेकर ये व्यू। मार्केट बहुत ही शांत है, कोई ज़्यादा मूवमेंट हो नहीं रहा है, स्टॉक्स में चर्नी भी नहीं हो रही है। निफ्टी आप देखिए 30 अंक नीचे, निफ्टी बैंक की बात करें 150 अंक नीचे, और बाजार खुले हुए करीब करीब 25 मिनट के आसपास का समय हो गया है। लेकिन लेवल्स जस के तस हैं, पूरी तरह से कंप्लीटली ट्रिगर्स का इंतजार है। पहले ट्रेड डील का ट्रिगर आएगा या पहले नतीजों का ट्रिगर आएगा, बस अब देखने वाली चीज़ यही रह गई है। कल TCS के नतीजे आएंगे कल शाम को, और उसके बाद शुरुआत हो जाएगी। परसों डीमार्ट के नतीजे आएंगे, फिर रिजल्ट सीजन किक स्टार्ट हो जाएगा, और उसके बाद पूरी तरह से हम देखेंगे कि नतीजों पर ही रिएक्शन बाजार देता हुआ नजर आएगा। फर्स्ट हाफ के बाद जब एक क्लियर ट्रेंड आ जाएगा तो फिर आप इंडेक्स में बढ़िया मूव हो सकता है कि आते हुए देखें, अगर बढ़िया नतीजे आ गए तो। लेकिन आज एशियन पेंट्स एक तरफ टॉप गेनर है, और HUL, ये 2 शेयर आज लीड कर रहे हैं निफ्टी को। 1% से ज़्यादा के मूव सिर्फ यहीं पर हैं, और जो 2 शेयर 1% से ज़्यादा गिरे हुए हैं वो है IT के, विप्रो और HCL टेक। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि 1% के आसपास की गिरावट है। टाटा स्टील के शेयर में करीब 1% के आसपास की नरमी। और इंडेक्स पर जो प्रेशर बनाने वाले हैं, अगर ये शेयर थोड़े ऊपर होते ना तो शायद निफ्टी आपको मतलब कमज़ोर नहीं दिखता। लेकिन दिक्कत ये है कि L&T कमज़ोर है, इन्फोसिस कमज़ोर है, इंडेक्स में ये बड़ा वेट रखते हैं। इसके अलावा ICICI बैंक कमज़ोर है, इसके चलते आपको इंडेक्स प्रेशर में दिखेगा। ब्रॉडर मार्केट की पिक्चर ख़राब नहीं है, वो हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे बेहतर हो रही है, क्योंकि करीब 1600 शेयर मजबूत हैं और 800 शेयरों में कमज़ोरी है। तो इंडेक्स में जो बड़े शेयर हैं ना, उनमें थोड़ी सी कमज़ोरी है। IT का बड़ा वेटेज है, बैंकिंग का बड़ा वेटेज है, तो आपको इंडेक्स थोड़ा नीचे दिखेगा भी। लेकिन एक शेयर फार्मा से ज़रा जानते हैं। शरण, आप ही ज़रा व्यू दीजिए। बायोकॉन हमने देखा था कि भाव इसके 350 से चढ़ते चढ़ते 380 रुपये हो गए थे। 1-2 दिन की गिरावट आई, आज फिर से हम बाइंग देख रहे हैं। और कल परसों ये एक खबर आई थी कि यूके के रेगुलेटर से इनकी एक बायोसिमिलर को अप्रूवल मिला है। स्ट्रेंथ तो दिखा रहा है बायोकॉन, क्या व्यू होगा आपका इस पर? तो अभिषेक जी, पहले तो मैं फार्मा की बात करना चाहता हूँ। लॉरेस लैब ने न्यू ऑल टाइम हाई बना दिया इतने नेगेटिव न्यूज़ में भी। हाँ,
और बायोकॉन की बात करें तो 400 के आसपास बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, जब जब आता है वहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन आता है, नीचे के स्तरों में 300 के लेवल दिखता है, जब जब 400 आता है 300 का स्तर दिखता है। अभी बहुत ही करीब है 400 के लेवल पे, फिर आने वाले समय में वापस आपको 300 का लेवल देखने को मिल सकता है। तो उस हिसाब से मैं बोलूँगा स्टॉक का प्राइस एक्शन डिसेंट है, मगर ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं कीजिए। 400 में काफ़ी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, तो इस समय मेरे बाय की रेटिंग नहीं रहेगी। जिन्होंने बने रही है डेफिनेटली होल्ड कीजिए। स्टॉप लॉस 360 का सिस्टम में डाल दीजिए, 360 के नीचे क्लोजिंग आती है तो एक बार एग्जिट कर दीजिए। ठीक है, 360 के नीचे की क्लोजिंग अगर आ जाए तो आप इसे एग्जिट कर जाइए। बिल्कुल स्पॉट ऑन, सटीक ये रणनीति बायोकॉन के शेयर को लेकर। हम देखते हैं कि 400 रुपए तक जाते जाते फिर दम निकलने लगता है बायोकॉन का, तो उसके ऊपर निकल जाए, टिक जाए, फिर उस पर हम फ्रेश व्यू जरूर बनाएंगे। एक और शेयर जिस पर व्यू चाहिए वो ये कि आरबीएल बैंक, हमने देखा था कि ऑप्टिमिज्म था कि दुबई का एक इन्वेस्टर आ रहा था बैंक में, ऐसी खबरें आ रही थी, बैंक ने फिर इसको डिनाई किया। उसके बाद हम देख रहे हैं कि एक रेंज में ही कारोबार कर रहा है। 250 रुपए के आसपास ये शेयर हालांकि टिका हुआ है। इस पर व्यू चाहिए लक्ष्मीकांत जी आपसे। आरबीएल बैंक, किस तरफ का आप मूव देख रहे हैं आरबीएल बैंक में? जी हाँ अभिषेक जी, आपने सही बोला है कि जब इसमें 266.90 के हाई बने थे, देन आफ्टर ये जो स्टॉक है अपने कंसोलिडेशन फेस में चलता हुआ नजर आ रहा है। अभी का जो रेंज है, जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 258 का है। वहीं पर जो डाउन साइड का सपोर्ट है वो आता हुआ दिखाई दे रहा है 246 के आसपास। तो मुझे लगता है कि अगर एक ब्रेक थ्रू मिलता है ऑफ द लेवल्स ऑफ 257, देन आफ्टर हमें इसमें बाइंग की सलाह दे पाएंगे। मुझे लगता है फिर वहां से फिर ये अपसाइड मोमेंटम को रिज्यूम कर सकता है। फिर हमें इसके जो इमीडिएट स्विंग हाई है 267 से 270 जून के आसपास, वहां तक ये स्टॉक निकलता हुआ निकल जा सकता है। बट उसके लिए इसको 258 के ऊपर ब्रेकआउट देना आवश्यक रहेगा। अगर ब्रेकआउट नहीं मिलता है तो फर्दर कंसोलिडेशन की उम्मीद की जा सकती है। जो सपोर्ट नजर आ रहे हैं वो नजर आ रहे हैं 246 के, और ऑन द फ्लिप साइड अगर 246 के नीचे टूटता है तो देन फर्दर प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल सकती है, जो कि इस स्टॉक को पुश करेगी टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 238 टू 235 जून के आसपास। 235 आरबीएल बैंक में नजर रखिए। वहीं पर हम देख रहे थे कि फंस रहा था 225 से 45 की रेंज में, ये फंसता हुआ दिख रहा था, फिर चला लेकिन फिर से फंस गया आरबीएल बैंक। एक और शेयर जिसके लिए हमने देखा कि 800 रुपए के ऊपर निकलने में थोड़ी सी मुश्किलें आई थी, बात करें हम इंडियन होटल्स की, और लगातार वहां से हम प्रेशर बिल्ड होते हुए हमने शेयर में देखा, लेकिन कल थोड़ा संभला और आज ऐसा लग रहा है कि ये चलने की तैयारी कर रहा है इंडियन होटल्स। वैसे भी आज होटल्स में आपको बाइंग होती दिखेगी, ज्यादा नहीं लेकिन शेयर चल रहे हैं। शरण, आपसे ही व्यू जानना चाहेंगे इस पर। इंडियन होटल्स कंपनी के फंडामेंटल्स को लेकर कोई दिक्कत तो है नहीं, क्या एंट्री करने के लिए प्राइस सही है आपके हिसाब से? तो स्टॉक की अगर आप रैली देखें तो बहुत ही शानदार रैली है अभिषेक जी। 170 से नॉन स्टॉप 880 के लेवल्स दिखाया, 170 के आसपास ब्रेकआउट दिया था बहुत समय के बाद। अभी मुझे लग रहा है एक साइडवेज कंसोलिडेट करेगा, रैली बहुत ही अच्छी चल चुकी है, और होटल्स ने जिस हिसाब से ग्रोथ देखा है मुझे लग रहा है एट पीक मार्जिन ट्रेड कर रहे हैं, तो आगे चल के मार्जिन में भी आपको इम्प्रूवमेंट नहीं देख सकते हैं। तो आने वाले समय में ग्रोथ आएगा नेक्स्ट 2 to 3 ईयर्स के बाद, जब इनके न्यू होटल्स लॉन्च हो जाएंगे। तो मुझे लग रहा है इस समय नेक्स्ट 2 to 3 क्वार्टर्स ये कंसोलिडेट कर सकता है एक रेंज में 680 टू आसपास 800 के लेवल्स के आसपास कंसोलिडेट करेगा। तो न्यू एंट्री की राय मैं नहीं दूंगा, बट जिस हिसाब से प्राइस एक्शन लग रहा है एक बार 200 डे ईएमए से थोड़ा सा आपको अपसाइड मूवमेंट दिखा सकता है, और आगे चल के साइडवेज कंसोलिडेशन ही दिख रही है स्टॉक में। तो एक बार जिन्होंने पोजीशन बनाई है डेफिनेटली होल्ड कीजिए, बस सिस्टम में स्टॉप लॉस डाल दीजिए 700 का। अगर 700 के नीचे ट्रेड करते हैं और डेली क्लोजिंग बेसिस एग्जिट कर दीजिए, आगे चल के रिव्यू करेंगे। ठीक है, आगे चल के रिव्यू करेंगे इसको, इंडियन होटल्स को। 748, 800, 900, 900 तक हमने ऑलमोस्ट इसको जाते हुए देखा था, थोड़ा सा नीचे आया है, और मतलब यकीन नहीं होता है, कोविड में इसका भाव जो गिर के आ गया था 100 रुपए के भी नीचे, ऑलमोस्ट 10 गुने का रिटर्न बना के दिया है इस शेयर ने पिछले 5 साल में। स्टैंड आउट परफॉर्मेंस रही है इंडियन होटल्स की। एक और शेयर के बारे में आपसे हरीश जी व्यू चाहिए जो काफी रेंज में रहता है, और वो शेयर है कैस्ट्रॉल का। कैस्ट्रॉल 222 रुपए के प्राइस अभी है, और 2% के आसपास की तेजी है। छोटी छोटी बाइंग होती है इसमें, बहुत ज़्यादा कोई मेजर
हमने इसमें अप मूव देखा नहीं है। कैस्ट्रॉल को लेकर आपका व्यू क्या है? 200 रुपए से 240 रुपए तक तो गया था शेयर ये, लेकिन अब ये बीचों बीच खड़ा है, चल पाएगा यहां से? शायद ऑडियो का कुछ इशू है, उसको फिक्स करेंगे। फिर से आएंगे हम हरीश जी के पास। लक्ष्मीकांत जी, आप जरा कैस्ट्रॉल एक बार चेक करेंगे, क्या इसमें कोई आपको तेजी बनती हुई दिख रही है आगे बढ़ी? जी अभी फिलहाल तो तेजी दिखाई नहीं दे रही है। हालांकि आज के सत्र में 1.8% गेन के साथ ये स्टॉक ट्रेड कर रहा है। अगर हम पिछले सेशन देखें तो वहां पर हमें रेंज बाउंड मूव देखने को मिले थे। एक बार 1 जुलाई को इसने अपने प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रीच किया था। देन आफ्टर इसमें प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही थी। हालांकि अभी ये फिलहाल अपने 215 जो कि 220 डीएमए लेवल है जहां पर उसको डिफेंड कर रहा है। तो मुझे लगता है कि अगर उसको डिफेंड करता है तो देन आफ्टर इसमें एक अपसाइड का मोमेंटम देखने को मिल सकते हैं। बट उसके लिए 230 के ऊपर ब्रेक थ्रू का आना जरूरी है। अगर 230 के ऊपर ब्रेकआउट आता है देन आफ्टर हम एक कप एंड हैंडल का ब्रेकआउट इसमें देख पाएंगे और उस दौरान फिर ये आगे की तरफ बढ़त बनाएगा, जो फिर अपसाइड के जो टारगेट फिर 242 244 कर तक के दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि टू जिनके पास पहले से है 220 के स्टॉप लॉस के साथ होल्ड कर सकते हैं और ब्रेकआउट का एक्सपेक्टेशन रखा जा सकता है 230 के ऊपर। ओके, अगर पोजीशन है उसे इंटैक्ट रखने की राय। कैस्ट्रॉल इंडिया में 2% की तेजी के साथ स्टॉक में पॉजिटिव मूव्स आज के सत्र में देखने को मिले, 222 के स्तर। लेकिन चलिए यहाँ पर हम लगातार आपको स्टॉक स्पेसिफिक आउटलुक्स हमारे टेक्निकल एक्सपर्ट से बता ही रहे हैं, लेकिन ऑप्शन का एक ट्रेड भी आपके लिए लेकर आते हैं हमारे इस सेगमेंट ऑप्शन के चैंपियन में। सेंट्रम ब्रोकिंग के नीलेश जैन हमारे साथ जुड़ गए हैं ऑप्शन की एक रणनीति लेकर। नीलेश, गुड मॉर्निंग, बताइए। वेरी गुड मॉर्निंग टू यू मानसी। बिल्कुल, देखिए यहाँ पर खरीदारी पर फोकस है और जो स्टॉक आज रडार पर आया है वो है आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ। काफी बेहतरीन ब्रेकआउट हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है, बिकॉज काउंटर ने अपने पिछले 7 महीने की कंसोलिडेशन के बाद आज एक फ्रेश ब्रेकआउट दिया है और टेक्निकली यहाँ पर एक बाय क्रॉसओवर हमें मोमेंटम इंडिकेटर्स एंड ऑसिलेटर्स पे भी देखने को मिल रहा है और एक शॉर्ट कवरिंग यहाँ पे बनती हुई नजर आ रही है। इसलिए डेरिवेटिव फ्रंट पे अगर हम देखें तो यहाँ से शॉर्ट कवरिंग का मूव है वो कंटिन्यू हो सकता है। 685 टू 700 तक की अपसाइड हमें जुलाई सीरीज में देखने को मिल सकती है। इसलिए एट द मनी का 670 का कॉल ऑप्शन जो फिलहाल लक्ष्मी जैसे करंटली ये फिलहाल ट्रेड हो रहा है 21 से 22 रुपए के रेंज में। इसे खरीदना होगा करंट लेवल पर 16 रुपए का स्टॉप लॉस। पहला टारगेट 27 का है, दूसरा टारगेट 32 का है और इसका लॉट साइज 925 का है मानसी। तो इन टर्म ऑफ रुपीज अगर रेस की बात करें तो अप्रोक्सीमेट रेस पर लॉट 4600 का है एंड रिवॉर्ड यहाँ पे 10,700 तक के बनते हुए नजर आ सकते हैं। तो यहाँ पे आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लाइफ का 670 का कॉल ऑप्शन लॉन्ग करने की सलाह होगी। एब्सोल्युटली नीलेश, बहुत शुक्रिया आपका ऑप्शन की रणनीति हमें बताने के लिए। आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल 670 की कॉल खरीदने की राय 21 रुपए के दाम पर मिलेगी। लक्ष्य 27 का पहला, दूसरा 32 तक जाने का दमखम। स्टॉप लॉस यहाँ पर 16 का मेंटेन कीजिएगा। अगर ये कॉल वर्कआउट करती है तो अधिकतम मुनाफा 10,700 का हो सकता है और अगर रिवर्स जाती है तो मैक्स टू मैक्स नुकसान की अधिकतम नुकसान जो है 4,600 का होने की भी संभावना है। एफएनओ ट्रेडिंग को लेकर एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर आपके लिए, और अब तो सेबी की तरफ से भी स्ट्रिक्टर एक्शंस इस पर आए हैं। 18 हाउस स्वदेश तो लगातार आपको आगाह कर ही रहा है। एफएनओ ट्रेडिंग में 10 में से 9 लोगों को नुकसान होता है। एफएनओ ट्रेडर्स को औसतन 50,000 ने 1 लाख तक का नुकसान होता है। घाटा होने के बावजूद 28% ट्रांजैक्शन के रूप में देना होता है, वहीं मुनाफा होने पर 15 से 50% ट्रांजैक्शन के रूप में खर्च होता है। इसीलिए अपने एडवाइजर्स, अपने सलाहकार से बातचीत करें, उनसे समझें एफएनओ ट्रेडिंग रिस्की है। पूरी तरह से सूझबूझ लेने के बाद, समझने के बाद ही एफएनओ ट्रेडिंग में उतरे। ये हमारी तरफ से आपके लिए हिदायत। कमिंग बैक टू द मार्केट्स, एक स्टॉक है एशियन पेंट्स जिसमें अच्छा खासा एक्शन हर सेशन में नजर आता है और ऐसा नहीं है कि पिछले दिनों इस स्टॉक में फ्रिक्शन नहीं दिखा। सीसीआई के फोकस रेडार पर जब ये आया था तब हमने देखा था एशियन पेंट्स के स्टॉक में बिकवाली का दबाव था, लेकिन उसके बाद वो बिकवाली एक सेशन भी नहीं टिकी, वहां से वापस से गेंस नजर आए और तब से लेकर अब तक स्टॉक में पॉजिटिव मूव है। अब ओपेक प्लस की तरफ से ऑयल आउटपुट हाइक की जो खबर आई है, रॉ मटेरियल कॉस्ट को जो लोअर
किया है, उसका भी एक पॉजिटिव डेवलपमेंट है जो कि पेंट रिलेटेड स्टॉक्स इन पर्टिकुलर एशियन पेंट्स पर पड़ रहा है। और ताज़ा जेफरीज की रिपोर्ट भी आई है एशियन पेंट्स पर जो बुलिश है, उन्होंने बाय रेटिंग दी है और आउटलुक को अपना इम्प्रूव किया है इस स्टॉक के लिए। एक राय लक्ष्मीकांत जी एशियन पेंट्स पर आपसे जानना चाहेंगे। करीब 2% का इजाफा पिछले 5 सेशन में स्टॉक के मूव्स अगर देखेंगे तो लगातार ये स्टॉक का इवेंचुअल अप मूव्स ही दिखा रहा है। जी हाँ मानसी जी, यहाँ पर हमें डबल बॉटम के ब्रेकआउट देखने को मिल रहे हैं आज के सत्र में। जो डबल बॉटम का नेकलाइन था वो 2491 के आसपास था, तो उसके ऊपर ये स्टॉक निकलता हुआ नजर आ रहा है। तो यहाँ से लगता है कि अपसाइड की ओर ये बढ़त बना सकता है। जिन्होंने ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव के लिए स्टॉक ले रखा है तो मुझे लगता है 2600 जो कि 14 ऑफ नवंबर का गैप डाउन ओपनिंग था, तो वहां पर एक उसका पीक आता हुआ दिखाई दे रहा है। बट अगर 2600 के लेवल के स्टॉक के मार्क के ऊपर इसमें अगर बाइंग मोमेंटम क्रिएट होता है देन फर्दर अपसाइड के मूव देखने को मिल सकते हैं। मुझे लगता है वो एक इमीडिएट रेजिस्टेंस रहेगा एशियन पेंट के लिए, तो वहां पर थोड़ा सा कॉशन हमें देखने को मिल सकता है। बट उसके ऊपर अगर ब्रेक थ्रू मिलता है देन अपसाइड के मोमेंटम हमें फिर से देखने को मिलेंगे एशियन पेंट में, जो कि इसे पुश करेंगे 2900 से लेकर 2960 के जोन के पास। जिन्होंने पहले से बाइंग करके रखी है वो 410 के स्टॉप लॉस के साथ इसको होल्ड करके चल सकते हैं और ट्रेडिंग के पर्सपेक्टिव से 2600 के आसपास बुकिंग कर सकते हैं। बट अगर जिनका मीडियम टर्म का पर्सपेक्टिव है तो इसको होल्ड करके चले तो आने वाले समय में हमें अच्छे खासे रिटर्न देखने को मिल सकते हैं एशियन पेंट में। ठीक है, एशियन पेंट्स को लेकर ये व्यू होल्ड करने की सलाह है। 2500 रुपए के ऊपर के प्राइस इसके हैं, 1.5% की तेजी आज के सत्र में हम देख रहे हैं। आज हम देख रहे हैं कि सरकारी शेयरों में थोड़ा मोमेंटम बिल्ड हो तो रहा है। डिफेंस वाले शेयर एक्टिव हैं। एक और कंपनी जरा लेकर आइए, EIL यानी कि इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड। ये शेयर अच्छे से पैसे बना के इस साल में दिए हैं। हमने देखा था कि वैल्यूएशन को लेकर थोड़े कंसर्न्स थे, फिर ये शेयर थोड़ा ठंडा पड़ा और अब ये 11 महीने के हाईस पर आ गया है। फिर से ये शेयर EIL का 250 रुपये के आसपास के प्राइसेस हैं और बढ़िया से चला है ये। EIL को लेकर व्यू आप शरण दीजिए, कंपनी कैसी लगती है आपको? सरकारी कंपनी है, बिजनेस सॉलिड है, लगता है कि यहाँ से और इसमें अपसाइड है या फिर से चल गया बहुत ज़्यादा? अभिषेक जी, कंपनी काफ़ी डिसेंट है, फंडामेंटल काफ़ी चेंज आया है, काफ़ी ऑर्डर्स भी आए हैं इनको। नीचे सरों से 150 के लेवल से काफ़ी अच्छा मूव दिया है, प्राइस एक्शन बहुत ही स्ट्रॉन्ग है, हायर हाई हायर लो बनाते हुए चल रहा है और मुझे लग रहा है ऑन द वर्ज ऑफ अ बिग ब्रेकआउट है। अगर यहाँ से 200 या 250 के ऊपर ब्रेकआउट मिलेगा तो स्टॉक एक बार 265 और 285 के लेवल्स देख सकते हैं। अगर ये इस हिसाब से वॉल्यूम एक्शन आपको देखने को मिल सकता है, वो अपना ऑल टाइम हाई भी रीटेस्ट कर सकते हैं 303 के लेवल्स के लिए। तो प्राइस एक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग है। मेरी तो बाय की रेटिंग रहेगी करंटली। प्राइस एक्शन देख के एक बार आप निवेश भी कर सकते हैं। स्टॉप लॉस छोटा रखिए 230 ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस। फर्स्ट टारगेट रहेगा आपका 270, सेकंड टारगेट रहेगा 290। प्राइस एक्शन बहुत ही अच्छा है, बाय की रेटिंग रहेगी। ठीक है, बाइंग की रिकमेंडेशन है इंजीनियर्स इंडिया को लेकर और 290 रुपए तक के टारगेट इसमें आ सकते हैं। 2.5% ऊपर ये शेयर कारोबार कर रहा है और ये तब है जब आज बाजार में हम सुस्त कारोबार देख रहे हैं। निफ्टी के लेवल्स ऐसा लग रहा है चेंज भी नहीं हो रहे हैं, 30-35 अंक नीचे आपको इस वक्त दिखाई देगा। निफ्टी बैंक की जो गिरावट है वो है 182 अंकों की, यानी कि कल जो थोड़ी अपेक्षाकृत थोड़ी जो तेज रफ्तार से भागा था निफ्टी बैंक, आज गिरावट उसमें 0.25% से थोड़ी सी ज्यादा की है। 57,000 के लेवल को डिफेंड करने की इस वक्त कोशिश करता हुआ आपको दिखेगा। केसी इंटरनेशनल पर आपसे व्यू चाहिए लक्ष्मीकांत जी। केसी इंटरनेशनल मार्केट कैप देखेंगे तो डिसेंट सा है, 24-25 हज़ार करोड़ रुपए के आसपास का इसका मार्केट कैप होना चाहिए। हमने देखा था शेयर काफी दौड़ा था ये, लेकिन ऊपर से ये गिरावट का शिकार हुआ और अब फिर से थोड़ी बाइंग आई है इसमें। अप्रैल के बाद से 650 वाला शेयर हो गया है करीब 900 रुपए के आसपास का। केसी इंटरनेशनल आप स्ट्रेंथ देख रहे हैं इसमें आगे? जी अभिषेक जी, डेफिनेटली 200 DMA के पास आने के बाद यहाँ पर हमें पुल बैक मूव आता हुआ दिखाई दिया था। बट अभी भी जो हर्डल्स हैं वो अभी भी प्लेस है अपर साइड के लेवल्स पे। मुझे लगता है कि जब तक ये स्टॉक 900 के लेवल के ऊपर ब्रेक थ्रू नहीं देता है तब तक इसमें रेंज बाउंड मूव बना रहेगा, क्योंकि निचले लेवल पे अच्छे खासे सपोर्ट जोन भी दिखाई दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि जो इमीडिएट सपोर्ट है इसका दिखाई दे रहा है 850 के आसपास
उसके ऊपर अगर ये मेंटेन अपने प्राइजेस रखता है तो देन आफ्टर हमें ब्रेक थ्रू देखने को मिल सकता है, बट इसके लिए इसको ब्रेक थ्रू देना पड़ेगा 900 के ऊपर। अगर ये सस्टेन होता है देन आफ्टर 950 तक के मूव देखने को मिल सकते हैं केसी इंटरनेशनल में। ठीक है, ये राय होगी इस पे। सरकारी शेयरों की अगर हम बात करें तो जो मोमेंटम है थोड़ा बहुत वहां पर दिख रहा है। BEML, शरण आपसे व्यू चाहिए। थोड़ी छोटी कंपनी है जरूर है, बट ये जिस सेगमेंट में ऑपरेट करती है वो अच्छा है और लगातार हम देख रहे हैं कि स्टॉक्स में मोमेंटम रह रहे के आता है। सस्टेन्ड बाइंग नहीं है बट ठीक है। आप जरा बताइए कि मूवमेंट आगे और बढ़ेगी क्या इसमें? सो डिफेंस और डिफेंस रिलेटेड स्टॉक्स में मेरी व्यू अभिषेक जी साइडवेज टू कंसोलिडेशन की है। डिस्पाइट गुड न्यूज़ स्टॉक्स में आपको ज़्यादा अपसाइड देखने को नहीं मिल रहा है, तो उससे ही पता चल जाता है बाइंग इंटरेस्ट डे बाय डे कम होते जा रही है। बट अभी इसके प्राइस एक्शन को देख के लग रहा है ये भी कंसोलिडेट करेगा। इसे रेजिस्टेंस है अराउंड 4720 to 50 लेवल्स के, वहाँ तक आपको जाते हुए दिख सकता है, मगर मुझे वो भी नहीं लग रहा है। अगर किसने निवेश किया है एक बार 4300 का स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस सिस्टम में डाल दीजिए। अगर 4300 के नीचे ऑन अ डेली क्लोजिंग बेसिस क्लोज होता है तो एक बार एग्जिट कर दीजिए, आगे चल के रिव्यू करेंगे। बाकी डिफेंस रिलेटेड सेक्टर मुझे लग रहा है आगे वाले 3 से 6 महीने के लिए कंसोलिडेट ही करेगा। कंसोलिडेशन आने वाले एटलीस्ट 2 क्वार्टर्स तक डिफेंस में नज़र आ सकता है। लेकिन एक और स्टॉक है जो कि मिड कैप के खेमे में वन ऑफ द लार्जेस्ट प्लेयर इस वक्त नज़र आ रहा है, सबसे ज़्यादा मजबूती दिखा रहा है। स्टॉक है कोरोमंडल इंटरनेशनल। इस वक्त अगर देखेंगे अच्छी खासी तेज़ी के साथ इस स्टॉक में आज ट्रेड नज़र आ रहा है। दिन के उच्चतम स्तर पर एट प्रेजेंट इस स्टॉक में मजबूती कोरोमंडल इंटरनेशनल में 2.5% गेन्स अर्ली ट्रेड में ही नज़र आए थे। वन ऑफ द टॉप मिड कैप गेनर्स। और इनके फाइनेंशियल्स की अगर बात करें, देखिए 3% की तेज़ी पर दिन के उच्चतम स्तर पर यह स्टॉक ट्रेड करता हुआ। फाइनेंशियल परफॉर्मेंस भी काफ़ी इंटैक्ट है। रेवेन्यू के फ्रंट पर भी मार्च और जून की अगर बात करें इन पर्टिकुलर अच्छे आंकड़े, और प्रॉफिट के फ्रंट पर भी अच्छे डेटा स्ट्रक्चर, लगातार तिमाही दर तिमाही इजाफा भी देखने को मिला है। डेट फ्री, ऑलमोस्ट डेट फ्री है ये कंपनी। लक्ष्मीकांत जी, कोरोमंडल इंटरनेशनल टेक्निकली चार्ट्स पर कैसा नजर आता है? पिछले 6 महीने में करीब 20% के रिटर्न्स दिए हैं, लेकिन आज के सत्र में और पिछले 1-2 सेशंस में मिड कैप में टॉप परफॉर्मिंग साबित हो रहा है। जी, कोरोमंडल इंटरनेशनल की अगर बात की जाए तो यहाँ पर एक बेस फॉर्मेशन बनता हुआ नजर आ रहा है टू द लेवल्स ऑफ 2240 से लेकर 2200 जोन के आसपास। तो मुझे लगता है कि यहाँ पर अगर ये सॉलिड बेस फॉर्मेशन जो दिखाई दे रहे हैं, और आज का जो फॉर्मेशन है वो कैंडल स्टिक जो है वो बुलिश काइंड ऑफ फॉर्मेशन है, तो मुझे लगता है कि ये अपने एक पुल बैक मूव आता हुआ हम देख सकते हैं टुवर्ड द लेवल्स ऑफ 2375 टू 2400 जोन। तो मुझे लगता है कि एक इमीडिएट स्टॉप लॉस के साथ इसमें बाइंग रिकमेंड किया जा सकता है। जो सपोर्ट है वो 2200 का है। मुझे लगता है कि जब तक इसके ऊपर ट्रेड करेगा तब तक हम जो अपर साइड के जो पुल बैक मोमेंटम है उसका एक्सपेक्टेशन रख सकते हैं, और आने वाले समय में स्टॉक 2375 टू 2400 लेवल को रिटेस्ट कर सकता है। बिल्कुल, तो कोरोमंडल इंटरनेशनल अच्छी मजबूती के बीच कामकाज करता हुआ, और यहाँ पे आगे भी तेजी के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, अच्छी मजबूती है। लेकिन बाजार में इस वक्त हम देख रहे हैं एब्सोल्यूट वॉलेटिलिटी 25,500 के लेवल्स को टिकाए रखने की जद्दोजहद करता हुआ निफ्टी 25,500 के लेवल्स नज़र ज़रूर आ रहे हैं, लेकिन फर्स्ट हाफ ऑफ द मार्केट तो इसी तरह रेंज में ही चला गया। सेकेंड हाफ ऑफ द मार्केट में एटलीस्ट फर्स्ट 1.5 से 2 घंटे तो रेंज में चले गए। क्या सेकेंड हाफ में मार्केट अपने आप को संभाल पाएंगे? इस सवाल का जवाब लेने की लगातार कोशिश रहेगी। बहरहाल लक्ष्मीकांत जी, शरण जी, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, सवालों के जवाब देने के लिए। हरीश जी, आपका भी शुक्रिया मार्केट पर अपनी एनालिसिस इंडेक्स वाइज और साथ ही स्टॉक स्पेसिफिक आपके ट्रेड्स हमारे साथ शेयर करने के लिए। थैंक यू सो मच। हैव अ नाइस डे टू यू जेंटलमैन। चलिए आगे बढ़ेंगे और 10 के बाजार मार्केट के महारथी कमोडिटी मार्केट राउंड अप की शुरुआत करेंगे, और ये शुरुआत इस वक्त की कैनरा बैंक न्यूज़ हेडलाइंस के साथ। सीमित दायरे में सुस्त बाजार, निफ्टी करीब 50 अंक गिरकर 25,500 के इर्द गिर्द। निफ्टी बैंक 200 अंक फिसलकर 57,000 के पास। आईटी, मेटल और रियल्टी शेयरों में दबाव।
फार्मा पर ट्रंप टैरिफ के ऐलान का असर नहीं। ल्यूपिन, लॉरस लैब और बायोकॉन में करीब 2% की तेजी। वहीं नैटको और ग्रैन्यूल्स इंडिया भी करीब 1% ऊपर। ट्रंप ने दिए हैं फार्मा पर 200% टैरिफ के संकेत। 50% टैरिफ के ऐलान से कॉपर शेयरों पर हल्का दबाव। हिंदुस्तान कॉपर और वेदांता 1 से 2% तक कमजोर। हिंडाल्को और हिंदुस्तान जिंक पर हल्की गिरावट। कमजोर बिजनेस अपडेट से टाटा स्टील 1% से ज्यादा नीचे। वहीं क्रूड स्टील प्रोडक्शन में सुधार के बावजूद जेएसडब्ल्यू स्टील पर हल्का दबाव। खपत वाले शेयरों में मजबूती कायम। वरुण बेवरेजेस, गोदरेज कंज्यूमर और एचयूएल में 1.5 से 2% तक की तेजी। वहीं डाबर, इमामी और ब्रिटानिया में भी मजबूती। दो नए एसएमई आईपीओ, स्मार्टन पावर और केमकार्ट इंडिया का आज आखिरी दिन। दोनों ही एसएमई आईपीओ में मार्केट एक्सपर्ट तपन दोषी की अवॉइड की राय। और एसएमई आईपीओ ग्लेन इंडस्ट्रीज का आज दूसरा दिन। प्राइस बैंड 92 से 97 रुपए। मार्केट